ये इतने बड़े मतलब चमड़ा छोड़ने वाले जंतु लोग हैं। मैं बता रहा हूं इन्होंने क्या किया, देखिए 22 जून के पहले कांग्रेस का बीएलओ था मात्र बीएलओ कांग्रेस के 8,586 बिहार में बूथ है 72,000 और इन्होंने बीएलओ 2 जुलाई के बाद इन्होंने बीएलओ के बढ़ा ली है 16,500 बिहार में। ये इस तरह से चमड़ा छोड़ते क्या डिबेट करेंगे। राम राम सभी को, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। इस वीडियो में देखिए कैसे अजय आलोक ने सुप्रिया सिनेत उर्फ जलेबी बाई को लाइव डिबेट में दे दिए एक के बाद एक तीखे तानों से। बात में तंज व्यंग्य और पलटवार एकदम जलवा है भाई। क्या राजनीति एक कॉमेडी शो बन चुकी है या फिर असली में ये डिबेट का नया स्टाइल है? देखिए पूरी मस्ती और मसाले के साथ ये मज़ेदार बहस और बताइए आपके हिसाब से किसने मारी बाजी। कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वरना अगली बहस आपके घर से लाइव होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आपको लगता है, आपका तो बड़ा क्लियर स्टैंड है ना सुप्रिया, ये पार्टी का के आधार कार्ड के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाना चाहिए, बहुत क्लियर स्टैंड है ना आपका ये? देखिए कुछ सवाल इस चुनाव में, कुछ सवाल चुनाव आयोग पर खड़े हैं। आज की तारीख में मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करके पूछना चाहती हूं कि 6 जनवरी 2025 को समरी रिवीजन करने के बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी, वोटर आईडी कार्ड इशू कर दिए लोगों को। अब ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि जब बिहार बाढ़ की चपेट में है तो लोगों से ढूंढ ढूंढ कर कागज ढूंढवाए जा रहे हैं? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये पहला मेरा सवाल है। और ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि अभी आपने समरी रिवीजन किया था, अब आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत पड़ रही है? पहली बात, बार बार उधर से कहा जाता है कि 2003 के बाद बड़े फर्जी लोग आ गए। अगर वहां पर 2003 के बाद फर्जी लोग वोटिंग कर रहे हैं तो संदिग्ध तो फिर वहां की जितनी सरकारें बनी, वहां से जितने लोकसभा एमपी बने, वहां से जितने विधायक बने, सभी संदिग्ध है, क्योंकि आपने तो इस देश के लोकतंत्र को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। और एक बात जो किसी को नहीं पच रही वो ये है कि जो 11 दस्तावेजों की सूची है, और उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कल कोर्ट में जज साहब को कहना पड़ा कि इन 11 में से हो सकता है मेरे पास भी कुछ ना हो। उन्होंने हेयरिंग के दौरान एक टिप्पणी करते हुए कहा, लेकिन जो 11 दस्तावेजों की सूची है जिसमें आधार कार्ड नहीं है और जिसमें वोटर आईडी नहीं है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिस वोटर आईडी पर मैंने वोट देकर इस सरकार को चुना है, अगर वो वोटर आईडी नहीं है तो मैंने किसको चुना है? पहला सवाल ये। और आधार के बेसिस पर आपका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, आधार के बेसिस पर आपका राशन कार्ड में नाम आ सकता है, लेकिन उस आधार की मान्यता नहीं है। आप किसी लॉजिक को उसके सिर के बल पर थोड़ी खड़ा करके काम कर सकते हो। और इसीलिए आपकी जो भूमिका है, आपकी जो इलॉजिकल एक्शन आप ले रहे हैं, उस पर तो सवाल खड़ा होता ही है। आपकी नियत पर सवाल खड़ा है कि अच्छा हमको सिखा रिया है। अगर ऐसा ही करना था तो आप कुछ महीने पहले कर लेते। और ये जो एक और ये लास्ट बात कह के मैं अंत करती हूं, ये जो एक खबर फैलाई गई कल से व्हाट्सएप के माध्यम से, और आप में से कुछ मीडिया के साथियों ने भी ये खबर चलाई कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार किया। किस याचिकाकर्ता ने स्टे मांगा था? किसी ने स्टे नहीं मांगा था। ये गलत खबर है। और इसीलिए मैं अपनी बात ये कहकर अंत करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो देश के सामने सवाल पूछा चुनाव आयोग से, वही सवाल है कि अभी कौन सी जरूरत आन पड़ी और ये डॉक्यूमेंट आप क्यों नहीं उसमें इंक्लूड कर रहे? उसमें राशन कार्ड है, उसमें वोटर आईडी कार्ड है, उसमें आधार कार्ड है। आधार को लिंक करने के चक्कर में लोगों के पैसे अकाउंट में जब्त हो जाते हैं, लेकिन आधार आपका वो नहीं। आधार के बेसिस पर आपका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, लेकिन आधार के बेसिस पर आप वोट नहीं दे सकते। ये कौन सी बात है? और सबसे बड़ी बात, अगर ये सब संदिग्ध था 2003 से, तो संदिग्ध तो फिर सरकार भी है, सब चुने हुए प्रतिनिधि भी है। ठीक है, ओके। आधार का वोटर कार्ड से जो लिंक करने का प्रोसेस है वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब आप कहते हैं कि यही सरकार आधार को वोटर कार्ड से लिंक कर रही थी, अब आधार को मान नहीं रही, यही सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। जब आधार को वोटर कार्ड से लिंक किया जा रहा था आप विरोध कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं नहीं आधार के बेस पर आप वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में नाम डालिए। नो, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। आप उठाकर देखिए 2 महीने पहले, और ये चुनाव आयोग का भी स्टैंड बदला है।
चुनाव आयोग ने पहले स्टैंड दिया था कि हम आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करेंगे। आप केसी वेणुगोपाल जी, संगठन महासचिव, और हमारे नेता राहुल गांधी जी का उस दिन का ट्वीट देखिएगा। उन दोनों लोगों ने इसका स्वागत किया था और यह भी कहा था देर आए दुरुस्त है, चलिए इससे एटलीस्ट फर्जी जो वोटर जोड़े जा रहे हैं वो नहीं होगा। अब चुनाव आयोग ने अपना स्टैंड फिर चेंज कर लिया है। 3 तरह का रिवीजन होता है मानक जी। एक होता है जो नॉर्मल रिवीजन पूरे साल चलता रहता है, एक समरी रिवीजन जो चुनाव के पहले होता है, जो कि हुआ बिहार में, और एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में टाइम लगता है, एक 1.5 साल का समय लगता है। 1 महीने में आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर लीजिएगा। पूरे बिहार को आपने दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए लगा दिया है इस बाढ़ के दौरान। करना क्या चाहता है चुनाव आयोग और क्यों इतना दम्भ किस बात का है? सवाल इस पर है, नियत पर सवाल है। ठीक है, अब ये आबादी से ज्यादा आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं? और अगर बन गए हैं, मान लिया चलिए फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके आधार पर किसी को वोटर लिस्ट में शामिल करना सही है क्या? आपने ये बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा, क्योंकि पलटकर मैं ये पूछना चाह रही हूं, हमें कैसे पता कि आबादी से ज्यादा या कम बने? आबादी की गिनती कब हुई? जनगणना कब हुई इस देश में? 2011 के बाद से तो जनगणना ही नहीं हुई है। बाकी तमाम देश जहां पे कोरोना आया उन सब क्या जनगणना हो गई? हमारे यहां तो जनगणना ही 6 साल डिले चल रही है। अभी भी सुनने में आ रहा है, होगी कब होगी हमें नहीं पता। तो हमें यह कैसे पता कि आबादी से ज्यादा कब बन गया? आपने गिना कब लोगों को? क्या आधार है आपका ये कहने? बिहार में जो हाल में कास्ट सर्वे हुआ ये उसके आंकड़े हैं और UIDAI के आंकड़े हैं, दोनों को मिला लीजिए तो पता लग जाता है कि आबादी से ज्यादा आधार बने हुए हैं। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात करी। बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़े को मिला लीजिए और आधार के आंकड़े को मिला लीजिए। अगर यही सवाल मैं पलटकर पूछूं कि महाराष्ट्र में अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर कैसे आ गए, तो वो लॉजिक फिर वहां पर भी काम करना चाहिए। वो लॉजिक वहां नहीं चलेगा, लेकिन वो लॉजिक बिहार में चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपने जनगणना नहीं कराई है, आपके पास जनगणना का कोई आंकड़ा नहीं है। और जिस बिहार के सर्वे की आप बात कर रहे हैं, यहां पर बीजेपी के भी प्रवक्ता होंगे और यहां पे जेडीयू के भी होंगे। अरे 4 महीने से जिस वेबसाइट पर वो सर्वे पड़ा हुआ है वही डाउन कर दी गई है। किस सर्वे की आप बात कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार जांच करवा के देख रही है कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है। इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं होगा। 2-3 बातें हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2021 आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने पे अच्छा खासा ज्ञान दिया था। विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। कोई अभी कह रही है कैसी इंफॉर्मेशन गलत है, अपनी बातों पर पलट जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महाराष्ट्र हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने अभी बहुत अच्छे से महाराष्ट्र पोस्ट पे इनको जवाब दिया इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे में कि आप टाइम वेस्ट करते हैं। इन पे फाइन इम्पोज किया। उसके बावजूद भी उन्होंने राहुल गांधी जाके पटना में बोल रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। चाहते क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किसी ने नहीं मांगा था। आपने मांग की थी कि ये जो SIR हो रहा है इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। क्यों? स्पेशल इंटेंसिटी रिवीजन में आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश के नागरिक मोहम्मद कमालुद्दीन 1996 में असम से घुसे, यमुना मुक्त विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीते, विधायक बने। ऑब्जेक्शन हुआ, कोर्ट में जाया गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने चुनाव निरस्त किया और उनको डिपोर्ट करने का आदेश दिया और मतदाता निर्वाचन सूची पे गंभीर सवाल उठाए। 1996 से ये चल रहा है, कोई आज का मसला नहीं है। लेटेस्ट 2019 मोहम्मद सादिक धुबरी लोकसभा से चुनाव जीत गया। मुझे पार्टी बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है किसकी पार्टी से जीता। और उसके चुनाव को निरस्त किया चुनाव आयोग ने, क्योंकि उसने बांग्लादेश के हाई कोर्ट में ढाका में अपनी नागरिकता का सत्य प्रमाण पत्र दिया था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या आप चाहते हैं कि विदेशी नागरिक यहाँ पे विधायक और MP बने? ये आपको मामूली मसला लगता है? पुनर्निरीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए भाई? पुनर्निरीक्षण बिल्कुल होना चाहिए। अब है कि नागरिकता, हमारी आर्टिकल 326 संविधान, याद रखिएगा मानक जी, बहुत जरूरी है। खटाखट उसी संविधान में 326 कहता है कि चुनाव आयोग मतदाता लिस्ट में उसी को शामिल करेगा जो भारत का नागरिक हो। मतलब कि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को। आधार किसी का भी बन सकता है। आधार कार्ड पे खुद लिखा है ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। हर चीज संविधान से चलने वाले लोग अब संविधान को भूल जाते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एक ही करके ना टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामला को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं और दूसरी संवैधानिक संस्था पे हमें कोई इरादा नहीं है कोई आदेश पारित करने का। अजय, थोड़ा बताइए ना फिर आप भी, ये फर्जी आधार कार्ड कैसे बन गए? इतने सारे, अगर आप कह रहे हैं बहुत बन गए, लाखों करोड़ों में बन गए, कैसे बन गए? किसकी वजह से बने?
बिल्कुल सरकारी तंत्र की मिली भगत से, नेताओं की मिली भगत से बने, इसमें मानने में गुरेज का है। लेकिन अगर बन गए हैं तो उसका करेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई चीज अगर खराब हो गई है तो उसको ठीक नहीं करना चाहिए। प्रो डेवलपमेंट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार का। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए आप अजय बिहार से आते हैं, आप बिहार से आते हैं, आपने बहुत ईमानदारी से ये माना कि आपकी राज्य सरकार की और आपकी केंद्र सरकार की नाकामी है। 20 साल से बिहार में आपकी यानी नीतीश कुमार की सरकार है, 11 साल से यहाँ आपकी सरकार है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर भी अगर वहां फर्जी कांड नहीं रोक पा रहे, नाकामी है ना? आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आधार कार्ड बन रहा है तो मैं कह रहा हूं कि अप्रोच बहुत कैजुअल होता है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये कोई पासपोर्ट बनवाने जाए, यही कोई ST/SC सर्टिफिकेट बनाने जाए, सम्राट चौधरी ने बहुत खुल के बोला कि कोई ST/SC सर्टिफिकेट बना जाए तो उसकी अप्रोच, उसकी चुनाव अधिकार है SIR करवाने का। बोलिए सुप्रिया। ये सरकार इतनी विचित्र सरकार है कि पूरे देश को अपने पैसे के लिए बैंकों की लाइन में लगा देती है। अब पूरे देश को खखोल कर पूछा जाएगा, लाओ भैया कागज दिखाओ तुम भारतीय हो कि नहीं। मोदी जी से जब RTI लगाकर पूछा गया था भारतीय होने का क्या प्रमाण है, तो कह दिया गया था वो भारत में पैदा हुआ है इसलिए वो भारतीय है, वो जन्म से भारतीय है। ऐसे तमाम लोगों से आप कागज दिखाकर पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अगर इतने घुसपैठिए आ गए तो आप लोग झुंझुना बजा रहे थे 20 साल में बिहार में, या 10 साल में 11 साल में सेंटर में रहकर क्या कर रहे थे? क्यों, कैसे इतने घुसपैठिए आ गए? और एक और बात जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 टूक कहा, नागरिकता सिद्ध करना या नागरिकता में घुसना आपका काम नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री का काम है, उसमें घुसपैठ मत करिए। आपका काम, चुनाव आयोग का असल काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोकतंत्र में वोटिंग के अंदर लाना, वोट डलवाना। आप लगातार लोगों का वोट काटने पर क्यों आमादा? और एक बात और कहती हूं, पटना में आधार कार्ड ERO लेगा, मान रहा है, सीमांचल में आधार कार्ड नहीं मान रहा है, बिहार में ही हो रहा है ये 2, और ये आज सुबह के पेपर की सुर्खी है। ऐसा कैसे है? पटना में माना जा रहा है, सीमांचल में नहीं माना जाएगा। ERO के विवेक पर सब कुछ छोड़ दिया गया है। ERO का मन होगा, आपका चेहरा अच्छा लगेगा तो आपका नाम आएगा वोटर लिस्ट में, अन्यथा नहीं आएगा। ये कौन सी चुनावी प्रक्रिया हो रही है? इतना बड़ा, असल में मानक जी सिंपल बात है, इस देश में सबसे ताकतवर हथियार अगर गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े, दलित, आदिवासी के पास है, वो है वोट की ताकत। और उस वोट की ताकत को छीनने का सबसे बड़ा षड्यंत्र चुनाव आयोग इस सरकार के साथ मिलकर रच रहा है, और इसको कहने में मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। ओके, अब एक चीज बताइए, आपने जो कहा ये डिबेट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आधार कार्ड से नागरिकता तय नहीं होती। आधार कार्ड जो है पहचान पत्र है और इलेक्शन कमीशन को नागरिकता में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट तो है ना, 326 आर्टिकल 326 में साफ साफ लिखा है कि वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सकता है, जो एलिजिबल हैं उन्हीं को डाले, जो गलत हैं उनको निकाले। और वोट कौन कर सकता है सुप्रिया? जो नागरिक है वही, किसी नागरिक ही वोट कर सकता है ना? किसी ने भी चुनाव आयोग से यह सवाल नहीं पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग से टाइमिंग पर सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि 6 महीने पहले आपने समरी रिवीजन किया था और उस समरी रिवीजन में आपने 12 लाख वोटर ऐड किए थे, 4 लाख घटाए थे और वोटर ID कार्ड इशू हुए थे। तो वो क्या प्रक्रिया थी? और फिर अगर वो प्रक्रिया 6 महीने पहले हुई थी, ये प्रक्रिया आपको क्यों करनी पड़ रही है? और सबसे बड़ी विडंबना इस पूरे डिबेट में मानक जी ये है कि जिस आधार के बेसिस पर वो डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं जो 11 डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आते हैं, उस आधार को ही नहीं माना जाएगा। बोलिए अजय आलोक। उस वोटर ID कार्ड को ही नहीं माना जाएगा जिसका इस्तेमाल करके ये सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार बनाई गई थी। सवाल इस बात। बोलिए अजय आलोक, बोलिए। मानक जी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को पिकअप करना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से संविधान के आर्टिकल्स को पिकअप करना, यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। आधार कार्ड होगा ना आपके पास, जरा निकालिए आधार कार्ड, उसी पे लिखा हुआ है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन का प्रमाण है। इसलिए आधार कार्ड पे, इस पे फालतू बहस हम लोग ना करें। सुप्रीम कोर्ट अभी क्यों कराया जा रहा है? इसका जवाब है आपके पास। बीच में मत बोलिए, बीच में मैं नहीं बोल रहा था आपके, बीच में नहीं बोल रहा था। इसका जवाब दे। अभी तेलंगाना चुनाव जीती है ना, अभी तेलंगाना चुनाव जीती है ना, 22,50,000 वोट इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना चुनाव के पहले काट दिए। अभी तो क्यों कर रहे हैं SIR? इसीलिए हार गए। इसका जवाब दे सकते हैं? आप तो जीती थी ना वहां, आप ही जीती थी ना वहां तेलंगाना चुनाव में। अरे सवाल का जवाब दीजिए। बिहार में बैठे हुए तेलंगाना की बात करें, सारे ज्ञान आपके सुन रहा था। की बात करो, पश्चिम की बात करो, उत्तर की बात करो, दक्षिण की बात करो। ले 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 ले
ले कितना कितना भोला बच्चा है ये। बोलिए, जो सच्चाई है वो बोलिए कि बिहार के चुनाव के रिजल्ट आप पहले ही से जान रही हैं। अरे काहे बीच में बोल रही है पटर 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 बिना मतलब में? एक तो तमीज से बात करिए, थोड़ी भाषा की मर्यादा मैं सुन रहा हूँ। शांति साहब भी सुनिए ना, डिबेट पर बैठे अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं। अरे आपका असर नहीं हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, आपका आपसे बड़ी बदतमीज कोई नहीं है, मैं जानता हूँ। आपसे बड़ी बदतमीज कोई नहीं है, मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरह से। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। अरे आपको सर्टिफिकेट मुझे देने की जरूरत भी नहीं है, करिएगा भी मत देने की। मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। बातें कर रहे, सवाल पूछ रही हूँ, एसआईआर अभी क्यों करा रहे? मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं आपके पास सत्तारूढ़ दल के बैठे हुए हैं। एसआईआर इसलिए करवा रहे क्योंकि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार है। आप चुनाव आयोग के यहाँ पे प्रवक्ता हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, जब भी एसआईआर करवाना चाहे करवा सकता है, कोई नहीं रोक सकता। संविधान ने उसे ये अधिकार दिया है। डिफेंड कर लीजिए। अरे आपके प्रवक्ता बन जाते हैं आप, तो किसी लायक नहीं है, चुप रहिए ना भाई। चलिए मैं किसी लायक हूं, आप किस लायक हैं? मुझे दिख रहा है, वो देश देख रहा है आप किस लायक है। अरे मानक जी, इनको समझा दीजिए भाई, इनको फूल की माला पहनाइए, गेंदा फूल की माला पहनाइए, इनको शांत हो जाएंगी। बस आप यही बोलने की आदत लगा हुआ इनको। मानक जी, मेरा ही मानक जी, आपने बार बार पूछा कि अगर ज्यादा बन गए तो क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली जो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है वो वोट नहीं करेगा। ये अलग बात है कि 11 साल से सत्ता में आप यहां पे काबिज है, 20 साल में वहां पे फिर भी पता नहीं लोग कैसे अंदर आए जा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर कोई चोर चोरी करता है तो आप चोर को सजा देते हैं ना, चोर को पकड़ते हैं ना, या पूरे शहर की तलाशी लेने लगते हैं? आपने सारे बिहार को खड़ा कर दिया लाइन में, भैया दिखाओ अपने कागज। अरे जिसने आधार कार्ड फर्जी बनाया उसके खिलाफ लीजिए एक्शन। अरे कोई लाइन में नहीं खड़ा हुआ है मैडम, आपने सारे बिहार को घर घर जाके कर रहे हैं। ये कौन आपने अपने बीएलओ बढ़ा लिए। ओके अजय 30 सेकंड, आपने अपने ये बात पूछनी पड़ेगी। नहीं, ये इतने बड़े मतलब चमड़ा छोड़ने वाले जंतु लोग हैं। मैं बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया, देखिए 22 जून के पहले कांग्रेस का बीएलओ था मात्र बीएलए कांग्रेस के 8,586 थे। बिहार में बूथ हैं 72,000 और इन्होंने बीएलए अब 2 जुलाई के बाद इन्होंने बीएलए के बढ़ा लिए 16,500 सिर्फ बिहार में। ये इस तरह से चमड़ा छोड़ते क्या डिबेट करेंगे? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम। एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो, एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो। मैं तो कहूंगी कि ये इसको कहना चाहिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अगर जमालुद्दीन की बात की जाए तो वो भी ऐसे प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं और जिनको पता है कि वो महिलाओं के लिए तो अगर कोई भी बात है या कहीं भी है तो वो उनके मकानों तक वो बुलडोजर चल जाते हैं, जो बुलडोजर से खोद के अपराधियों को निकलवा लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जमालुद्दीन जैसे लोगों को तो वो गड्ढे में भी कहीं छुपे होंगे, या इनके जो गैंग में जितने भी लोग होंगे उनको खोद के निकलवा लेंगे? ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। इनको वहां से खोद के निकाल लिया जाएगा और इस गैंग का सफाया होना ही है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि ये बहुत छोटी बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना कृत्य ये कर रहे हैं तो इसके लिए तो इनको उम्र कैद की सजा तो इसमें है ही, और इससे बड़ी भी अगर कोई सजा हो सकती है तो वो सुनिश्चित कर देनी चाहिए। राम राम सभी को, स्वागत है आपका एक और आंख खोल देने वाली एपिसोड में वाद विवाद लाइव पर। आज बात करेंगे झुंगुर बाबा की, जो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उनका धर्म परिवर्तन कराता था और बदले में लाखों रुपए की डीलिंग करता था। अगर आपको लगता है कि झुंगुर जैसे ढोंगी बाबाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमें बताइए बाबाओं को क्या सज़ा होनी चाहिए। चलो तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि ब्राह्मण की बिटिया को मुसलमान बनाओ तो 15 लाख, ओबीसी की बिटिया बनाओ तो 10-11 लाख केस टू केस, और दलित की बिटिया बनाओगे मुसलमान तो 8 लाख, 6 लाख से 8 लाख। ये रेट कैसे तय हुए? एक आप लोग तो कहते हो कि इस्लाम में कोई ऊंच नीच है ना, ये तो हिंदू धर्म में है। हम लोग तो बुर्ज खलीफा है नहीं। ये क्या मसला है? एक और दूसरा,
एक अदद हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाए दंड फंद से, डरा के, धमका के, लालच दे के, लब जिहाद करके, तो उसके बदले में 15 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन करने वाली ताकतें कौन सी हैं और उनको क्या लाभ 15 लाख रुपया खर्च करने में? मुफ्ती साहब, इस पर थोड़ी रोशनी डाली जानी चाहिए। नहीं, मान लो एक लड़की मुसलमान और हो जाए तो उसमें 15 लाख छांगुर को क्यों कौन लोग दे रहे हैं? उनका मंसूबा क्या है मुफ्ती साहब? देखिए, आपकी बात और राजनीतिक विशेषज्ञ की बात दो अलग अलग है और दोनों का मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा। देखिए, बोलने दे किसी का धर्म परिवर्तन कराना ये बिल्कुल गलत बात है और इसकी किसी किस्म की किसी को इजाजत नहीं है और इस्लाम ने इसकी सख्ती के साथ, इस्लाम इसको मना करता है। इस्लाम ये कहता है कि लकुम दीनुकुम। घर के बाहर मुफ्ती साहब, घर के बाहर कोई लिख के टांग दे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाया जाता और अंदर मटन बनाए, तो फिर क्या करें उसका? इस्लाम में कुछ भी लिखा हो, छांगुर कर तो यही रहा है। बात तो सही है। नहीं, सुनिए पूरी बात सुनिए। अभी चले और रखे हुए नहीं, आज ज्यादा आप उतावले हो गए। लग रहा है कि हमारी बात सुनने के मूड में नहीं है, जबकि आपने रूप इस तरह का नहीं इस तरह का नहीं है और एंकरों का रूप तो अलग है। आप कम से कम आपकी इसलिए तारीफ की जानी चाहिए कि आप पक्ष विपक्ष दोनों की ईमानदारी से सुनते हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं कहता हूँ शंखानंद बरेली का था जिसने खुद दावा किया कि 68 से 80 मुस्लिम महिलाओं का धर्म परिवर्तन करके हमने शादी कर दिया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नारा था कि 5 लाख 10 लाख देंगे अगर तुम घर वापसी करोगे। एक और लफंगा है जिसके चैनल का मालिक के नाम नहीं लेता, उसने कहा कि 20 से 30 लाख मुस्लिम महिलाओं की हमने शादी करा। उसने रेट तय किया कि तुमको अगर मुसलमान हिंदुओं से शादी करेंगे तो तय करेंगे। अब राजनीतिक विशेषज्ञ एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि इसके पास इतना पैसा क्या, अरे जो पर्ची निकाल रहे हैं उनका भी बैंक बैलेंस चेक करो। ये साधु, ये संत, सो कॉल्ड मुसलमान के धर्म गुरु, ये सब मेरी नजर में लफंगे हैं जो देश को बर्बाद करके ये कर रहे हैं। अब रहा सवाल धर्म परिवर्तन का, धर्म परिवर्तन हो रहा और पैसा आ रहा है। धर्म परिवर्तन, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार चल रही यूपी में और अगर फंडिंग हो रही है तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? हवाले के जरिए आ रहा या बैंक के जरिए आ रहा, इस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। और नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफ चेंज हो गया, हमने उस पर क्या कार्रवाई की? मैं कहता हूं कि ये देश विशाल है और इस देश को सबसे अपनी अपनी बात कहने के, अपने धर्म पर चलने की आजादी है। कोई सेंसेस बात कौन धर्म परिवर्तन कर? और राजनीतिक विशेषज्ञ का झूठ का मैं पर्दाफाश करूंगा और इनको मैं जाहिल करार दूंगा जो गज़वे हिंद की बात करते हैं। इस्लाम में गज़वे हिंद है ही नहीं। गज़वा उसको कहते हैं जिसके अंदर नबी शामिल हो, और जब प्रॉफिट ही शामिल नहीं है, अब है नहीं वो दुनिया में, तो कैसे गज़वा होगा? तो ऐसे झूठों को जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सो कॉल्ड राजनीतिक विशेषज्ञ बन के आते हैं, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। गज़वे हिंद है ही नहीं है, नहीं है। गज़वा उसको कहते चुप कर बे कुत्ते, जिसमें रसूल शामिल हो, प्रॉफिट शामिल हो। गज़वे हिंद के मामले में ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश, लफंगा देश में ठीक है, अभी रुकना होगा मुफ्ती साहब, आप रुकना होगा। मैं आशीष भाई के पास चलूंगा, फिर आप देशी के पास। भाई, मैं तो इतना जानता नहीं क्या गजबे का लफड़ा है, लेकिन पीएफआई के दफ्तरों पर जब छापे मारे थे एनआईए ने, तो उनके यहाँ इसका पूरा लिटरेचर मिला था कि भारत में गजबाए हिंद कैसे आएगा, फिर उसमें सीमेंट कैसे लगेगा, तराई कैसे होगी और मजबूत गजबाए हिंद कब तक हो जाएगा। उसमें पूरा क्रोनोलॉजी छपी थी जो पकड़े गए थे। फिर उनका सम्मान हुआ, खैर जो पकड़े गए उनका खातिर हुई, लेकिन पूरा लिखत पढ़त में था। अब वो इस्लाम से आया होगा और कहाँ से लाए होंगे? वो काशी के विद्युत परिषद से तो पूछ के लाए नहीं, बनाए नहीं होंगे लिटरेचर। वो बनाए तो उसे एक अभी मुफ्ती साहब दोबारा आएंगे। और दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने कहा कि फलाने का भी अकाउंट चेक करो, सबका अकाउंट चेक करें, लेकिन मैदान तो एक रखो। ये जो छांगुर है इसको इसलिए विशेष तौर पर इंट्रोगेट करना चाहिए क्योंकि इसको पैसा जनता नहीं दे रही कि कोई पब्लिक में डेमो कर रहा है और उसमें करोड़ों रुपया लोग लुटा रहे हैं। बोले छांगुर मेरी जान ले जाओ ना, कुछ नहीं। इसका तो मिडिल ईस्ट से आ रहा है, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा, मिडिल ईस्ट में वो लोग कौन है जो एक ब्राह्मण बच्ची को मुसलमान बनाने के 15 लाख खर्च कर रहे हैं?
वो कौन लोग हैं और क्यों खर्च कर रहे हैं? मुझे इसकी तुलना किसी दूसरे कथावाचक से कैसे कर देंगे? हम तो कह रहे कथावाचकों को एक एक कथा में 10-10 करोड़ रुपया आए, उसमें क्या कोई रोक लगा देगा कानून किसी को पैसा चढ़ाने पर? लेकिन ये जो छांगुड़ है ये तो कोई सा धंधा करता नहीं। 40 बार विदेश हो आया, ये राजदूत लगा है, ये राजदूत है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है कि सेमिनार में जा रहा, ये तो अनपढ़ है। इसका विदेश में कारोबार है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ है, अंगूठी बेचता था। ये विदेश में क्या करने जा रहा? भारत और मिडिल ईस्ट के रिश्तों पे बात करने जा रहा है क्या? मुफ्ती साहब मामला गड़बड़ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या मामला गड़बड़ है। मसला ये इसलिए मैंने ये विषय लाया, अन्यथा थोड़ी ना लाता। इसलिए इसका जनरलाइजेशन ठीक नहीं कि सब करते नहीं, ऐसा नहीं। कभी किसी ने रोका ही नहीं। किसी ने कहां सवाल उठाया कि जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम के पास क्या कितनी संपत्ति? किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन छांगुर पर तो उठेगा ना। इसमें छप छप गिर रहा रुपया मिडिल ईस्ट से, छप छप पेट्रो डॉलर जिसको बोलते हैं। जब मैं अवधेश पांडे के पास जाऊंगा तो सवाल उठाऊंगा कि पेट्रो डॉलर की फंडिंग बंद क्यों नहीं हो तो हुई। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, अखिलेश जी के सामने जब ये प्रश्न आया तो उन्होंने कहा एक और बाबा को गिरफ्तार कर लिया। क्या हम लोग समझ रहे थे कोई विस्तृत टिप्पणी करेंगे वो, चूंकि विषय गंभीर है और वो कई बार छोटे छोटे सामाजिक विषयों पर भी लंबी टिप्पणी करते हैं। आजकल तो कर ही रहे हैं, मतलब प्रतिदिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन छांगुर के मामले में उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य बोल के बात खत्म कर दी। इसका क्या अर्थ निकालें आशीष जी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कविता जी, जो विषय है वाकई में बहुत गंभीर है, एक गंभीर विषय है। वो गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि एक व्यक्ति इतने वर्षों से इस तरीके का काम करता है और जो हमारे शासन और प्रशासन को बहुत सालों बाद पता चलता है। और उससे भी ज्यादा गंभीर विषय है कि विदेश से इतना पैसा भारत में आता है। तो ये कैसे हो जाता है कि इतने सालों से इतना पैसा यदि ऐसे व्यक्ति के पास इस काम के लिए आ रहा था, तो देश में आतंकवाद की जो गतिविधियां होती हैं, जिन्हें हम स्लीपर सेल कहते हैं, और बाकी आतंकवादी जो संगठन होते हैं उनके लोग होते हैं, तो उन तक भी तो इस तरीके से पैसा माध्यम से आ सकता है। इस कारण से ये विषय जो है एक बहुत गंभीर विषय बन जाता है। जहां तक रहा सवाल अखिलेश जी का, उसका नहीं, मैं समझता हूँ हाँ, अगर थोड़ा और कुछ बोलते तो ज्यादा बेहतर रहता। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्होंने क्यों ऐसा बोला ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से बाबा हैं, बहुत से, अभी जो बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने तो सिर्फ एक कहा कि और किसी बाबा को भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज धर्म की आड़ में अपना व्यवसाय जो है आगे बढ़ाते हैं, या अपनी इस तरीके की गतिविधियां या अन्य गतिविधियां धर्म के नाम पे आगे बढ़ाते हैं। अभी जब जांच होगी तो बहुत से लोग ऐसे और बहुत निकलेंगे, और बहुत से बाबा ऐसे आए दिन पकड़े भी जाते हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है इस चीज पे एक ज्यादा कारगर रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता निश्चित है। जी, मैं हमेशा इस बात को टोकता हूं कि जब भी कोई बड़ी घटना घटे तो उसको सामान्य घटना बताने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इशारों में भी। बहुत हैं, हजारों हैं, एक ही छांगुर नहीं, जाने कितने छांगुर हैं, और ऐसा कैसे हुआ और वैसा नहीं। आज छांगुर का विषय है तो आज छांगुर की मरम्मत होनी चाहिए। नहीं, हम इसको इससे जोड़ देंगे कि नहीं आदिकाल से छांगुर होते रहे तो विषय डाइल्यूट हो जाएगा। क्या बात है, विषय पर टिकना भी चाहिए। अवधेश पांडे जी, छांगुर पकड़ा गया, और वो भी तब पकड़ा गया कि जब धर्मांतरण के बाद, इस्लाम का चेहरा देखने के बाद जब लोग निराश हुए और वो वापस सनातन में वापस लौटे। मुफ्ती साहब कह रहे थे कि हिंदुओं ने घर वापसी कराई,
घर वापसी और धर्मांतरण एक तराजू पर नहीं तुल सकता मुफ्ती साहब। मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन ये चीज स्वीकार्य नहीं हो सकती। आप हमारे बच्चे को ले गए बहला फुसला के, हम अपने बच्चे को वापस ले आए तो एक साथ वो आपने किया वो अपराध है। मेरा बच्चा वापस आया ये अच्छा है, सौभाग्य है। अपराध और सौभाग्य एक तराजू पर नहीं तुल सकता, इसलिए घर वापसी अलग चीज है और ये अपराध है। अवधेश पांडे जी, तो जब वो लोग घर वापसी किए तो उन्होंने जो किस्सा कहानी बताए वो रहस्य खुले, फिर इस बाबा को पकड़ा गया, मामला आगे बढ़ा। अब तो 2-3 सवाल खड़े होते हैं सत्ता पक्ष से। पहला, ये करीब 4 बीघा में इसने व्हाइट हाउस बनवा दिया, उसके अंदर घोड़े भी पाल रहा है, मूंछों पे चमेली का तेल लगा घूम रहा है झांगुड़। क्या किसी को दिखता नहीं कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई? जमीन सरकार की थी। अभी मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैं एक 6x8 का भी कमरा किसी सरकारी जमीन पर बना सकता हूं क्या अवधेश जी? नहीं। नहीं ना? क्या ऐसा संभव है कि 10-20 साल बना रह जाए वो, बाद में कभी बवाल हो तो गिराएं? नहीं ना। ईंटा रखते ही मोटरसाइकिल पे लोग आ जाएंगे, बोलो हाँ भाई ये क्या बवाल है, आपका वारंट है, चलो जेल। बलरामपुर हांगकांग तो है नहीं, केरला मेला पता नहीं। वहां के लोगों से मैंने पूछा, वो कहते कि भाई साहब ये तो बिल्डिंग पूरे बलरामपुर में प्रसिद्ध थी, सफेद वाली बिल्डिंग। तो ऐसा कैसे हुआ? एक, सरकारी जमीन पर कब्जा करने दिया गया। एक दूसरा विषय, ये चढ़ावे का पैसा नहीं था, भारत चढ़ावे के पैसे का अभ्यस्त है। ये बैंक में आया पेट्रो डॉलर था, बैंक में। तो हिंदुस्तान में सरकार को बीच में रखे बिना, लूप में रखे बिना बैंक में विदेश से पैसा कैसे आ रहा है? एक, और अगर सरकार लूप में है तो सरकार ने ये क्यों नहीं पूछा कि इसका कारण क्या है, किस लिए पैसा आ रहा है? और जो कारण बताया जा रहा है सच में वही है, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? पांडे जी, ये कुछ सवाल है जो बुनियादी हैं। देखिए अमिताभ जी, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बेटियों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसीलिए योगी जी सब जगह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है। क्योंकि कैंसर का इलाज करने में थोड़ा समय लगता है, और वही उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। उनका जब घर बना जमालुद्दीन साहब का, उनके ऊपर एक पूर्व मंत्री हैं, उनका संरक्षण भी था, वो भी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से खबरें सामने धीरे धीरे आ रही हैं। किस प्रकार से उन्होंने एक राजनीतिक संरक्षण में अपना गिरोह, अपना धंधा चमकाया, उसकी भी धीरे धीरे जांच होगी, और जब सामने सच निकल करके आएगा तो दूध पानी का पानी हो जाएगा। धीरे धीरे से उगता जाते हैं, ये धीरे धीरे शब्द ठीक नहीं। अब धीरे धीरे का मौका कहां है? अब तो 8 साल हो गए, धीरे धीरे कब तक होगा? मैं अमिताभ जी वही सारा कर रहा हूं कि 8 साल के पहले का ही बनाया गया साम्राज्य है, और अब उस पर एक गंभीर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं 7 साल पहले क्यों नहीं हुई? मैं पूछ रहा हूं 7 साल पहले क्यों नहीं हुई? मैं उसी तरफ आप इशारा कर रहा हूं कि क्योंकि 17 के पहले जिन लोगों का शासन था, अरे लोगों के शासन जब कर रहे हो महाराज, मेरा निवेदन, अवधेश भाई मेरा निवेदन है, मैं फिर क्लियर कर दूं, 18 में बुलडोजर क्यों नहीं चला? 17 में आ गई, साल भर रह लिए, उसके बाद बुलडोजर चला लेते। हम मान रहे कि आशीष चतुर्वेदी के पार्टी के एक नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने इनको झांगुड़ को बतासे खिलाए, मान लिया क्या? आयोग कितना गड़बड़ काम करता मैं देश को बताना चाहता हूं। देखिए, चुनाव आयोग कश्मीर में बड़ा अच्छा काम करता, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता, हरियाणा में गड़बड़ कर देता है।
क्या बताएं, फिर उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तर प्रदेश गड़बड़ कर देता, बिहार गड़बड़ करता, फिर बंगाल में बड़ा अच्छा काम करता है, और राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम करता, 23 में गड़बड़ कर देता है, गुजरात में क्या बताएं लगातार गड़बड़ कर रहा है, फिर महाराष्ट्र गड़बड़ कर देता है, फिर आसाम में गड़बड़ कर देता है, पर फिर तेलंगाना में बड़ा अच्छा काम करता है, कर्नाटक में बड़ा अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में बड़ा अच्छा काम करता है, केरल में बहुत अच्छा काम करता है। और मैं एक और बात बता दूं, अमेठी में जब 3,52,000 से जीतते हैं राहुल गांधी जी तो बड़ा अच्छा काम करता है। राम राम सभी को स्वागत है आपका एक और नई डिबेट में। आप देख रहे हैं वादविहार लाइव। आज की डिबेट में आमने सामने होंगे दो प्रवक्ता, कांग्रेस के आलोक शर्मा और बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी। आज की डिबेट होने वाली है बिहार के इलेक्शन 2025 के ऊपर। तो अब बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। आलोक जी, अगर चुनाव आयोग कोई कोशिश कर रहा है तो बजाय इसके कि हम आम पब्लिक में, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, लेकिन यहां पर तो सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उससे बीजेपी को पूरा फायदा हो जाएगा? हो सकता है बीजेपी को भी नुकसान हो, लेकिन पूरा ऐसे माहौल एनआरसी सीए की तरफ बना के रख देना है कि नहीं, इससे तो गरीबों का वोट काट दिया जाएगा और बीजेपी पूरे फायदे में ले जाएगी, जैसे कि अभी से तय हो गया कि क्या रिजल्ट आना है। आलोक शर्मा जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सवाल बीजेपी का है या आपका है कि हमें ऐसा लग रहा है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका ठीक है? नहीं, मुझे मेरे कान बिल्कुल सही हैं। लोगों के कान आजकल बड़े खराब हैं। नहीं सर, आपका खराब होगा, इसलिए सुधांशु जी की आवाज में और चित्रा त्रिपाठी की आवाज में अगर आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि क्या बात है। अब मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, मुद्दे पर आते हैं। क्या है नहीं, आपका अब जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो तो या तो जवाब देने के लिए बीजेपी आती है या फिर चित्रा त्रिपाठी जी भी सवाल पूछने लग जाती हैं। मेरे कान तो ठीक हैं सर, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मेरा काम मीडिया सवाल के कान बड़े गड़बड़ हो गए। सर आपने अच्छा हुआ बता दिया आलोक शर्मा जी कि मेरा काम सवाल पूछना नहीं है। अब आप बता दीजिए मेरा काम। आप कहां से कहां? आलोक शर्मा जी, नहीं एक सेकंड सर, मस्खरी नहीं हो रही है ना यहाँ पर, गंभीर मुद्दे पर डिबेट हो रहा है। आलोक शर्मा जी, बिहार पर इस वजह से डिबेट हो रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन होना है और बिहार के बड़े नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं। अब आरजेडी के नेता सड़क पर खड़े होकर सवाल पूछें और आलोक शर्मा जो कांग्रेस उनके सहयोगी हैं उनको लगे कि बिहार पे क्यों सवाल पूछा जा रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है ना आलोक जी। और कांग्रेस पार्टी को ये भी सोचना होगा। चुनाव आयोग अभी लेकर आया है ना लिस्ट, 2020 के आंकड़े देख लीजिए सर। 70 सीटों पर लड़कर नहीं, मैं सुनूंगी आपकी बात, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। आलोक शर्मा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। 70 सीटों पर लेकर पूछते हैं कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं। मस्करी वो करते हैं जो लोग पूछते हैं कि आप बटुआ रखते हैं, क्या रखते हैं जेब के अंदर। आम ही पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सा टॉनिक खाते हैं? चुप कर बे कुत्ते। आलोक शर्मा जी, 70 पर लड़कर अगर 19 सीटें जीती है कांग्रेस को ग्राउंड पर जाकर अपने आप को मजबूत कीजिए, बजाय इसके एंकर को टारगेट करने के। हाँ सुनाइए, एंकर पर टिप्पणी नहीं। आप लोग क्या है? चित्रा जी सुनिए जरा, मैं टिप्पणी आप पर नहीं कर रहा था, टिप्पणी आपने शुरू की कि कान खराब है आपके। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। ये टिप्पणी आपकी थी। आपने पूछा कि ये बीजेपी का सवाल है या चित्रा त्रिपाठी का सवाल है? पूछा कि सवाल तो मेरा था ना, मैं पूछ रही थी, तो आपको अधिकार है कुछ भी कह देने का। मैं पलट कर नहीं बोलूंगी। आलोक शर्मा जी, आप गलतफहमी पालकर बैठे हुए हैं। गलतफहमी किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं होना चाहिए कि वो आएगा कुछ भी बोलकर चला जाएगा और बर्दाश्त करेगा और सहेगा। मुद्दे पर बात कीजिए, बिहार की जनता सुन रही है। प्लीज आलोक जी, मुद्दे पर चित्रा जी एंकर से चित्रा जी एंकर से क्लैरिफिकेशन ले लिया कि ये सवाल बीजेपी का है या चित्रा जी का है, तो इसमें आपको इतनी मिर्ची लग गई। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। क्या गलत पूछ लिया था मैंने? अरे स्पष्ट बोला मैंने सब पूछा कि सवाल आपका है या बीजेपी का, इसमें क्या गलत था? इसमें नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक हो गए। मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बताऊं क्या क्या खराब है। सवाल मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी बहुत दिक्कत हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। पूछोगे सर, अरे आलोक शर्मा जी, धमकी देना क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे क्या दिक्कत हो जाएगी? आप धमकी मत दीजिए आलोक शर्मा जी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आप लोग सरकार के मत दीजिए। आप मेरे कान के ऊपर कैसे बात कर सकती हैं? वापस आते हैं, मुद्दा गंभीर है, रुकिए जरा। इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। सुधांशु जी, वो जो बात कह रहे थे उस पर आप जवाब दे दीजिए प्लीज। एंकर पर कोई बात नहीं होगी, आप जल्दी से बात खत्म कीजिए, मैं जाऊंगी। मैं उत्तर दे देता हूं, बोलिए प्लीज। अरे भाई, एंकर इस लायक है ही नहीं कि एंकरों के ऊपर बात। अच्छा, हमको सिखा रही है। बहुत शुक्रिया सर, आप पूरे लायक हैं, आप पूरे लायक हैं। आगे बोलिए सर। आप विपक्षी प्रवक्ता भी बन जाइए, एंकर की कुर्सी पर भी बैठ जाइए सर, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आलोक जी, टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर प्लीज। मुझे लगता है कि एंकर्स का बॉयकॉट सही था, ये रोज सिद्ध करते हैं आप लोग। कोई सेंस है इस बात की?
एंकर के बायकॉट को लेकर आपने टिप्पणी कर दी सर। जनता के बायकॉट से डरना चाहिए हर किसी को। एंकर का बायकॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जनता का बायकॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे भाई एंकर भी चुनाव लड़ लेना, जाकर पता चल जाएगा किस एंकर में कितनी ताकत है। ठीक है सर, हम तो जनता के बीच में जाते हैं और हार। क्या बोला तूने? सुधांशु त्रिवेदी जी, जब से मीडिया स्वतंत्र हुआ और मल्टीपल चैनल्स आए, दर्शक याद करें 97 में आए, उसके बाद से इनका कभी बहुमत मिला ही नहीं। जब से वोटर आईडी कार्ड आए, कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। जब से सीसीटीवी आए, कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। जब से मतपेटी लुटनी बंद हुई, कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। और लायक और नालायक की तो मैं बात नहीं कहना चाहता किसी के लिए, पर पूरा देश देखता है कि आपकी पार्टी का नेतृत्व कितना लायक है कि 140 साल में सबसे बुरे दौर में पार्टी खड़ी है, और हमारा नेतृत्व कितना लायक है कि 72 साल के सबसे। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन पे बात हो रही है, कांग्रेस के वर्तमान हालात पे हो रही है। चुप कर बे कुत्ते। मैं सिर्फ यह प्रश्न करना चाहता हूं, जवाब हम नहीं देते हैं। अरे मीडिया के बचाव में बीजेपी आगे खड़ी हो गई। मेरी बात की इलेक्शन कमीशन को मीडिया बचाएगा। नहीं, मतलब चित्रा जी को बचाने के लिए अब सुधांशु के जमाने में तो मीडिया क्या होता है, मतलब स्वतंत्र मीडिया हो गया, इसलिए कांग्रेस हार रही है। आलोक शर्मा जी, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एंकर जो एक पदाधिकारी बन के बैठी हुई है किसी बड़े पार्टी में, कहीं उनके ऊपर तो निशाना साधने के लिए चित्रा त्रिपाठी का सहारा नहीं लिया जा रहा है। मुझे तो इस बात का डर है। एनीवे, मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं करती हूँ। आप जवाब दीजिए। मैं अब पत्रकार के रूप में बोल देना चाहता हूँ। नहीं, मैं जरा याद दिला देना चाहता हूं, लेकिन पत्रकारों को बीजेपी बताएगी और बीजेपी को पत्रकार बताएंगे। हम यही तो कि मैंने कांग्रेस की इतनी खिदमत की। चित्रा जी ने शो में क्या तरीका है भाई? अब भैया, अब क्या तरीका है? कान ठीक है चित्रा जी, मैंने सर आपके कान ठीक है, मैं मान, सुधांशु जी जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मुझे महाराष्ट्र में ये बताइए कितने प्रतिशत आपके लोगों ने कंप्लेन की? अरे भाई, जो सैनिक वहां पे खड़ा है सीमा पे, वो तो बोल नहीं रहा कि गोलाबारी हुई। ये हियात बैठ के बोले दे रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है। फिर राहुल गांधी जी को अचानक 6 महीने बाद कहां से अंतः प्रेरणा हुई जो उनके 1 लाख बूथ वर्कर्स को नहीं हुई? चलिए, इसके अलावा आपके वहां बस्ते भी तो लगे होंगे ना। हर बूथ के ऊपर आपके कम से कम 8-10 कार्यकर्ता बाहर खड़े होंगे जो आपके मतदाताओं के लिए पर्ची काटते होंगे। उनको भी नजर नहीं आया है? मैं नहीं बताऊंगा। ना उन्होंने कोई वीडियोग्राफी, छोड़िए, वो तो बाहर तो कर सकते हैं ना मोबाइल पे। ना उन्होंने लिखित रिपोर्ट की, ना कोई ओरल रिपोर्ट की, ना मीडिया में रिपोर्ट की, ना वीडियोग्राफी की। और अचानक 6 महीने के बाद राहुल गांधी ने कहा, ओहो, अब ये गड़बड़ नजर आ रहा है। और चित्रा जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग कितना गड़बड़ काम करता है मैं देश को बताना चाहता हूं। देखिए, चुनाव आयोग कश्मीर में बड़ा अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता है, हरियाणा में गड़बड़ कर देता है। क्या बताएं, फिर उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तर प्रदेश गड़बड़ कर देता, बिहार गड़बड़ करता, फिर बंगाल में बड़ा अच्छा काम करता है। बात तो सही है। और राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम करता, 23 में गड़बड़ कर देता है। गुजरात में क्या बताएं, लगातार गड़बड़ कर रहा है। फिर महाराष्ट्र गड़बड़ कर देता है, फिर आसाम में गड़बड़ कर देता है, पर फिर तेलंगाना में बड़ा अच्छा काम करता है, कर्नाटक में बड़ा अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में बड़ा अच्छा काम करता है, केरल में बहुत अच्छा काम करता है। और मैं एक और बात बता दूं, अमेठी में जब 3,52,000 से जीतते हैं राहुल गांधी जी, तो बड़ा अच्छा काम करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मगर वहीं जब इनके प्रत्याशी महाराष्ट्र में विधानसभा में हार जाते हैं तो बड़ा बुरा काम करता है। मेरे विचार से देश की जनता को वो समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो संज्ञा राहुल गांधी जी को दी जाती थी, जिसे बोलना मना कर दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार ये एक साइन कार्ड ड्रॉ करते ऐसे, यहां अच्छा यहां बुरा, यहां अच्छा वहां बुरा, यहां अच्छा वहां बुरा। तो अपनी मैं अपनी बात पे कायम हूं, इमरजेंसी की मानसिकता। अपनी चुनावी हार जीत तो मैं तय करूंगा कि चुनाव आयोग को मुझे मान्यता देनी है या नहीं। जिस राज्य में मैं जीतूंगा, 7% से अधिक वोट तेलंगाना में भी बढ़ा था। चैलेंज करके पूछता हूं आपसे, जितना प्रतिशत वोट बढ़ा है महाराष्ट्र में, उतना ही तेलंगाना में बढ़ा है। तेलंगाना हम जीत गए तो कोई बात नहीं है, महाराष्ट्र हम हार गए तो 6 महीने बाद हम उठ के बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, भाई साहब, आप हकीकत को समझिए। और एक लाइन में और कह दूं चित्रा जी, इन्हें कहां पे शक नहीं था। इन्हें भारत की सेना पे भरोसा नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक के समय, इनको भारत की एयरफोर्स पे भरोसा नहीं था बालाकोट के समय, इनको भारत के मीडिया भरोसा नहीं, चुनाव आयोग को भरोसा नहीं, इनको भारत के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, इनको कोविड वैक्सीन के समय वैज्ञानिकों को भरोसा नहीं। जब कोविड वैक्सीन आई तो कहते हैं कि हमें स्टैटिस्टिकल सर्वे दिखाया जाए 3 महीने में, उसका ट्रायल कैसे हो गया, इनको उस पर भरोसा नहीं। जब राम मंदिर आया तो इनको मुहूर्त पे भरोसा नहीं। मेरे भाई, अगर तुम भ्रम में ही जीना चाहते हो तो मैं एक लाइन कहूंगा, पुरानी गाने की लाइन है ना, कि इनके विपक्ष में तो यह हालत है, जिसको देखो वही आज मदहोश है। आज तो ये इंडी गठबंधन दीवाना गजब ढा गया। अरे भैया, पूरा भांग खा के बैठे वो।
के अंदर जी, बिहार आपके के सवाल 8 करोड़ एकदम वाजिब मतदाताओं है, का ठीक है। वेरिफिकेशन कर लेकिन सकते हैं। बार बार चूंकि तमाम संस्थाओं के साथ आप मीडिया को भी लपेटे में ले रहे हैं, तो दो लाइन कहते हुए जन जिज्ञासु के पास जाते हुए, आपको पता है बिहार में आपकी आखिरी बार सरकार कब बनी थी? 1990 के पहले। उत्तर प्रदेश 2027 में, सुन लीजिए मेरी बात, जहां पर आपके 2 विधायक हैं 403 विधानसभा अगर नहीं बनी इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ठीक है। 1984 में बनी थी गजब है भाई, कमाल है। कांग्रेस की। अगर मैं बात करूं 70 पश्चिम साल लग बंगाल गए की, बीजेपी को 40 साल से ज्यादा का समय हो गया। गुजरात में 1995 के बाद है ही नहीं। सरकार बनाने में और उसका सर क्या आप ऐसी जवाब है? बातें बिल्कुल चुप। मीडिया कौन सी बात है? मेरी तो उम्र भी नहीं है जब से आप गायब हैं पश्चिम बंगाल से उतनी। सर खुद के भीतर भी झांककर देख लिया करिए। आज और की इस तरह वर्तमान की बात होनी चाहिए। नहीं, मीडिया को मत लपेटे में लाइए ना। 40 सालों से आप बड़े बड़े राज्यों में नहीं है। मीडिया आप तब से थोड़ी ना फेवर कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की फालतू के इल्जाम लगाते हैं सर आप। पता नहीं आ जाते आप मीडिया को लेकर। जयंत जिज्ञासु जी, सर आपको नरेंद्र मोदी का वही सवाल, वही फ्रेम अच्छा लगा तो कुछ नहीं किया जा सकता आपके चश्मे का। आपको वही अच्छा, आम का सीजन चल रहा है, अब वही फ्रेम आपको अच्छा लगा, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम। सुंदर बात कही उन्होंने, कुरान गीता सब के बारे में बताया। तो मैं बोलता हूं कि कई मंदिरों में इफ्तार के लिए तो व्यवस्था की जाती है। एक बार एक मस्जिद चुन लीजिए जिसमें आप हनुमान चालीसा करा दो। एक मस्जिद आपकी चुनो ना। देखिए सर, मैंने पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बोला था अमीश जी, मैंने आपसे पहले ही संरक्षण मांगा था। मैं ठहरा एक पसमानदा, मुझे तो अशरफों की मस्जिदों में घुसने भी नहीं देते। मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बोलने दीजिए ना, गरीब लोग हैं आप। हाँ, मैं बोलने दीजिए ना, हम जो भी है हम समझ लेंगे, मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी, एक स्मार्ट सिटी बनाया है मोदी जी ने गुड़गांव, वहां से मैं निकला 1:30 बजे। दूसरे स्मार्ट सिटी आना था नोएडा और लग गए 2.5 घंटे। ये देश की जनता को सारे इनको चुप करा दीजिए। आप अपनी बड़ी गाड़ी से आ रहे होंगे ना? अरे गाड़ी बड़ी हो छोटी हो, मेट्रो। राम राम सभी को, स्वागत है एक और न्यू डिबेट में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। आज का डिबेट है सोमनाथ भाटी जो आम आदमी पार्टी से हैं, दीपक कांग्रेस और सजाद पुनेवाला बीजेपी। सजाद बोले देश के कानून सबके लिए एक है, फिर हनुमान चालीसा से डर क्यों? सोमनाथ पलटे धर्म को सियासत से जोड़ना बंद कीजिए। दोनों के बीच जुबानी जंग, कभी संविधान की दुहाई तो कभी धर्म की दुहाई, लेकिन सच अभी भी वहीं खड़ा है जनता के बीच। अब सवाल सीधा आपसे, क्या चुनाव आयोग पर सवाल उठाना संविधान पर हमला? क्या हनुमान चालीसा अब चुनावी मुद्दा बन चुकी है? कमेंट करके बताइए और ऐसी ही तेज और ठोस बहसों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का असली आर पार की वाली बहस। इसी धरती से एक और शख्स आते हैं, उनका नाम भगवान बुद्ध। अच्छा ठीक है, समझ गया। सबको पता है कि भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके सन्यास लिया। योगी जी उल्टा गए, ये सन्यास छोड़ करके राजपाट ले लिया। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, चूंकि योगी जी योग परंपरा से आते हैं तो उम्मीद ये थी कि वो काम नहीं करेंगे जो योगी को शोभा नहीं देता। 2024 में इस उत्तर प्रदेश में जो बहुत पवित्र धरती है, यहाँ कबीर हुए, यहाँ बुद्ध हुए, यहाँ गोरख हुए, भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, इतनी पवित्र धरती है। वहां पे इन्होंने क्या किया? 27,308 मंदिरालय खोल दिया। और 2025 में 27,000 सत्यप्रकाश जी बोल रहा, पहली बार बोल रहे हैं, उनको डेट। और 2025 में 27,000 स्कूल बंद कर दिए। 27,000 स्कूल बंद और 27,308 मंदिरालय खोल दिया। तो विद्यालय चाहिए कि मंदिरालय चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, हिंदू समाज में जिससे मैं आता हूं, वहां हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो। उस विश्व में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी, ईसाई भी है, सारे ही हैं। उसी प्रकार से कुरान शरीफ में जब रब को याद किया तो कहा रबुल आलमीन, रब जो पूरे आलम का है। रबुल मुसलमीन नहीं कहा कि रब जो सिर्फ मुसलमानों का है। मैं ये जानना चाहता हूं, जो हमारे ग्रंथों ने, मुनियों ने, पैगंबरों ने हमें नहीं बांटा, तो ये नेता हमें कौन होते हैं बांटने वाले? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर।
आप कह रहे हैं नेता कौन होते हैं बांटने वाले, क्यों बांटती है भाई भारतीय जनता पार्टी? नफरत का एजेंडा चला रही है, बांटती है और अपनी राजनीतिक दुकान चलाती है। जवाब शहजाद पूनावाला। पर सोमनाथ जी से कितना आग्रह है कि मैंने जैसे सुना मेरी बात हाँ वो सुनते हैं भाई, वो बहुत नहीं बोलते। सुंदर बात कही उन्होंने, कुरान गीता सबके बारे में बताया। तो मैं बोलता हूं कि कई मंदिरों में इफ्तार के लिए तो व्यवस्था की जाती है। एक बार एक मस्जिद चुन लीजिए जिसमें आप हनुमान चालीसा करा दो। एक मस्जिद आपकी चुनो। मैं नहीं बताऊंगा सर, मैंने पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बोला था अमीश जी, मैंने आपसे पहले ही संरक्षण मांगा था। मैं ठहरा एक पसमानदा, मुझे तो अशरफों की मस्जिदों में घुसने भी नहीं देते। मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बोलने दीजिए ना, गरीब लोग हैं आप। हाँ मैं बोलने दीजिए ना, हम जो भी है हम समझ लेंगे, मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी प्लीज। अब आप तो वैसे ही डिले से चल रहे दीपक हैं। जी पहले ही आपका तो पहले ही गाड़ी लेट चल रही है। हाँ देखे ऐसा है, पहले ही दीपक बुझ गया है। अब कहाँ दीपक को झलाते फिर हम लोग। हाँ कोई जनता भी झलाने के तक उसमें नहीं। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि ये जो आ गए सन्यास छोड़कर राजपाट में, ये 2 BHK में रहेंगे और फिर शीश महल में जाने वाले कह रहे हैं। जो पाठशाला की बात कह रहे थे वो मधुशाला बनाने वाले कह रहे हैं। और जिन लोगों ने कहा था नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, नशा युक्त कहने वाले कह रहे हैं। ये इनका हिपोक्रेसी है भाई। आम आदमी पार्टी ने 1 for 1 फ्री बेचा। प्लीज, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके पीछे नहीं बोला अमित जी। हर जी वो कह रहे हैं कि मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए अमित जी ऐसे नहीं। अमित जी आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप अपने टाइम पे बोलिए 10 सेकंड। आखिरी बात देखिए, वैसे तो मैं भाटी जी से उम्र में भी और समझ में बहुत कम हूं मैं। भाटी जी ने बोला कि योगी जी डांस कर रहे थे किसी प्रोग्राम में। डांस करना वैसे हमारी मान्यताओं के खिलाफ नहीं है। हमारे तो शिव जी भी तांडव करते हैं, शिव जी भी नृत्य का उनकी वो प्रतिमा भी है नटराज की। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी का भाई, भतीजा, पोता, पोती, दादा, दादी, ये सब लोग राजनीति में नहीं है। आपका एक समाजवादी पार्टी का एक परिवार, यादव परिवार, उसके 25 सदस्य चुनाव लड़ते हैं। राजकुमार भाटी तक को टिकट कितनी बार मिलता है देख लेना। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ की बहन का वीडियो उठाकर देख लीजिए कि किस स्थिति में वो रहती है। एक छोटी सी दुकान में चाय की व्यवस्था करती है और जो नाम है वही बताती है। दीपक बहुत आपको देख के एक बात याद आ रही है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। लेकिन आए हैं, देर आए हैं, लेकिन हो सकता है दुरुस्त आए, हो सकता है दुरुस्त ना आए, मुझे नहीं पता। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में भी जाके चुनाव लड़ने अरविंद केजरीवाल। आप बताइए। बात यह है कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। जो आपने कही बात उसका जवाब दे रहा हूं। एक स्मार्ट सिटी बनाया है मोदी जी ने गुड़गांव, वहां से मैं निकला 1:30 बजे। दूसरे स्मार्ट सिटी आना था नोएडा और लग गए 2.5 घंटे। इस देश की जनता को सारे इनको चुप करा दीजिए। आप अपनी बड़ी गाड़ी से आ रहे होंगे ना? अरे गाड़ी बड़ी हो छोटी हो, मेट्रो आप अपनी बड़ी वाहन से आ रहे होंगे, तो मेट्रो पे आते तो कौन जाते? एक बात बताइए, बड़ी गाड़ी से आने के लिए तो बड़ा स्मार्ट शहर बनाया था, 100 स्मार्ट शहर बनाए थे इन्होंने। तो क्या हुआ? हवाई हो गई। इनकी ढोल में पोल है ना जो, तो पूरी देश की जनता ने आज देख लिया। मैं बताना चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप चलिए। एक सेकंड, आप खुद तो गुड़गांव से नोएडा पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप खुद तो गुड़गांव से नोएडा पहुंच नहीं चाहते और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाना चाहते हैं। और इनको अमेरिका पहुंचाना चाहते हैं और इन्हें अमेरिका पहुंचाना चाह रहे हैं। आप बोले ये अमेरिका पहुंच जाए, ये अमेरिका पहुंच जाए। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप बोलते बहुत है, सुनते किसी को नहीं है। समस्या है बिल्कुल। अच्छा। बात यह है कि बिहार की बात भाजपा करती है। मैं सुनता हूं लेकिन सुनाता भी उतने उससे ज्यादा। सुनाइए, लेकिन जिनको सुनाना है उनको आप नहीं सुना सकते। हम लोग पूरे पिछले 10 सालों से कह रहे हैं जो मीडिया आप सुनते सुनते हताश हो चुके हैं, अब सुनने के काबिल नहीं है। सुनिए अमीश भाई, आप भी थोड़ा सुनिए। दीपक भाई बोलिए। इन्हें अमेरिका क्यों भेज रहे हैं? आप तो नोएडा तक नहीं पहुंच पा रहे, इन्हें अमेरिका भेज रहे हैं। तो मोदी जी का शहर है, स्मार्ट शहर बनाए, नोएडा भी नहीं आ पा रहे। सोमनाथ भारती को क्यों अमेरिका भेज रहे हैं? सोमनाथ भारती जी तो देखिए 2 बोतल का नशा है, 2 बोतल का नशा कहीं भी पहुंच सकते हैं। आम आदमी पार्टी है, आम जनता को 2 बोतल में उतारना चाहती थी। सुनिए 30 सेकंड। दिल्ली की जनता को सुनिए, इनको चुप रहिए अमीश भाई। दिल्ली की जनता को 2 बोतल वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी से आता है। चुप करिए अमीश भाई जेल का हवा खा रहा है।
ओके, जब नहीं, दिल्ली आपने लेकर बोला के कि आए, ये तो भाजपा दो साथ दे बोतल रही है। नशे के साथ बोल रहे हैं। भाजपा आपने साथ बोला। दे रही है। मैंने कहा कि दिल्ली की जनता को ये 2 बोतल में उतारना चाहते थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको पहुंचा दिया कि जाके आप यमुना साफ करिए। मैं जवाब दूंगा इसका। इन्हें 30 सेकंड का अधिकार है भाई। बेचे नहीं, हारे मुझे हुए मौका चुनाव हैं, दीजिएगा। हारे हुए हैं। अब हारे हुए व्यक्ति ये गुस्सा कह रहे हैं, तो हारे करता हुए है। हैं। हारे हुए हैं। कितना बोला बच्चा ये। मौका दीजिएगा। बौखलाए हुए हैं, ये बिहार लड़ेंगे। इनका चेहरा देखिए, मुझे इनका मौका रुतबा देखिए, कुछ नहीं, 2 बोतल नशे में है। आज आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। मोदी जी के सामने खड़े नहीं होते, मोदी जी को जेल में डालने चले थे। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं राहुल गांधी मोदी जी से डरते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। अरे जानते नहीं है कौन है अब ये ज्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है। अरविंद जवाब दे केजरीवाल दूं को इनका जानते हमेशा। नहीं है, पहचानते नहीं है। सोमनाथ भारती आपकी देखिए, बारी है। एकदम शांति शांति। बड़ी ओके। शालीनता से मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने पिछले इतने चुनावों में 3 चुनाव दिल्ली में हो गए, इस शून्य से ऊपर नहीं आ रहे। बात तो सही है। उस पार्टी को देखिए आप अब ये पहली बार हमने Strictly follow पहली बार हमने देखा कि शून्य लाकर के भी कांग्रेस वहां पे नाच रही थी। देखे झुल्ली घेर में बुलाया न करे, हाय देखे झुल्ली घेर में बुलाया न करे तेरी। दिल्ली में जश्न मना रही थी, शून्य आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे कह रहे कि भैया भाजपा का हमने साथ दिया, भाजपा की हमने सरकार बनाई। कांग्रेस की औकात ये हो गई है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को पहचानते दूसरी नहीं बात, है, अमेरिका भेजना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने पहचाना केजरीवाल को। एक बार मरहूम शीला दीक्षित जी ने भी ये बात कही आप क्या कह रहे हैं, दिल्ली की जनता ने? दिल्ली की जनता भी केजरीवाल को एक नहीं बार- पहचानती। बोरिया तो बिस्तर साफ अगर कर दिया। केजरीवाल को फिर भी 22 विधायक आए ना, 22 विधायक तो आए हैं। आपके कितने विधायक आए? छोड़िए ना, 22 विधायक आए हैं। कांग्रेस के कितने बोरिया विधायक है दिल्ली बिस्तर में? साफ कर दिया। अरे देखिए कितने दिल्ली हैं? की जनता, दिल्ली की अरे कितने हैं भाई? अरे सोमनाथ भारती पूछ रहे हैं कितने विधायक आए? सोमनाथ भारती से पूछ ले, लोकसभा में कितने आए हैं इनके? अरे कितने विधायक लोकसभा में दिल्ली कितने में आए? कितने आए मध्य आपकी? प्रदेश में दिल्ली कितने में आए? कितने आए? अरे मध्य प्रदेश में कितने आए? आप लोकसभा लड़ने गए थे ना? 15 विधायक बहादुरी तुम्हारे आए दिखाने गए थे ना? गुजरात में, 5 ज्वाइन कर लिए बीजेपी। देखिए सोमनाथ 15 भारती आए के थे पास गुजरात एक में, ही 5 ज्वाइन कर लिया अभी बीजेपी। मुश्किल ये हो रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की जो है ना, वो जो प्रेमी प्रेमिकाओं वाले मिलन होता है रात को, वो चल रहा है, वो पकड़ी गई है। प्रेमी प्रेमिकाओं वाला मिलन होता है रात को, वो पकड़ी गई है इनकी। कब पकड़ा आपने? ये पकड़ा हमने। ये तो लेटेस्ट न्यूज। क्योंकि जनता के सामने कमाल है, जनता के सामने इनकी कमाल हिम्मत है। नहीं देखने को। ये आपके भाई मैं डिबेट समझ में जनता का राजनीतिक डिबेट हो रही है या ओवर रूम की डिबेट हो रही है? ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मैं आपको 30 सेकंड बोलता हूं, आप उन पत्थरबाजों पर बोलिए। आप 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, पत्थरबाजों पर बोलिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप पत्थरबाजों पर बोलिए जिन्होंने मंदिर पर पत्थर बरसाए। क्या दिखा रहे हो मुझे? ये काउंटडाउन चला रहा हूं ताकि देश को पता चले कि आपको समय मिला। जी एक तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही और ये क्या आप दिखा रहे हैं? अच्छा, अब आवाज ही नहीं साफ आ रही है? आवाज ही साफ नहीं आ रही है? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, आप ये क्या दिखा रहे हो मुझे? अरे मैंने काउंटडाउन चला दिया इसलिए कि 30 सेकंड तो कम से कम बोलिए। जो पत्थर बरसा रहे थे, अपना और सबका समय खराब कर रहे हैं। अच्छा ये समय खराब हो गया, इनको ना बोला नहीं जा समय खराब हो गया। राम सभी को स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। आज की डिबेट में आमने सामने दो चेहरे, आरजेडी प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता। आरजेडी के प्रवक्ता जो बार बार सवालों को कतराते हैं और मुद्दा घुमा देते हैं, और बीजेपी की तरफ से जो आवाज़ जो सीधे सीधे सवाल दागती बिना बलाग लपेटे। जब एंकर ने पूछा मुहर्रम के जुलूस में हिंसा क्यों, तो आरजेडी प्रवक्ता करने लगे इधर उधर की बातें। बीजेपी प्रवक्ता ने फटकारते हुए कहा दंगे पर बोलिए, धर्म की आड़ मत लीजिए, और फिर हो गई जोरदार तकरार। आरजेडी प्रवक्ता बोले हमें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एंकर ने कहा सवाल से मत भागिए, जवाब दीजिए। अब फैसला जनता का। क्या आरजेडी प्रवक्ता ने सच में जवाब टाला या एंकर ने सवाल सही पूछा?
कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे ही सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए वाद विवाद लाइव में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो देखो पर आपके ऑब्जेक्शन और सवाल को मैं सही मान रहा हूं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिन लोगों का जुलूस निकल रहा था, ताजिए का जुलूस निकाल रहे थे जो लोग, और जिन लोगों ने पत्थर पर बरसा दिया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? नहीं, हम कह रहे हैं कि हिंसा सही है। नहीं, उन पर बोलिए ना। अरे पत्थर बरसाने वाले पर बोलिए ना। जो भी जिम्मेवार हैं। नहीं, जो भी क्यों? बस हवा निकल। अरे जो भी क्यों? वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा काम है या राज्य की कानून व्यवस्था का काम है? जो ठीक है, मैं मान रहा हूं राज्य की कानून व्यवस्था ने काम नहीं किया, लेकिन जो लोग सड़क पर पत्थर लेकर चल रहे थे उन पर भी तो बोल लीजिए रविशंकर। अभी या आपका वोट बैंक खतरे में बोलने में? आप किसी भी तरह की हिंसा की हम निंदा करते हैं। नहीं, मैं आपको 30 सेकंड बोलता हूं। आप उन पत्थरबाजों पर बोलिए। आप 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, पत्थरबाजों पर बोलिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप पत्थरबाजों पर बोलिए जिन्होंने मंदिर पर पत्थर बरसाए? क्या दिखा रहे हो मुझे? ये काउंटडाउन चला रहा हूं ताकि देश को पता चले कि आपको समय मिला। एक तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही और ये क्या आप दिखा रहे हैं? वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब आवाज ही नहीं साफ आ रही है? आवाज ही साफ नहीं आ रही है? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, आप ये क्या दिखा रहे हो मुझे? अरे मैंने काउंटडाउन चला दिया इसलिए कि 30 सेकंड तो कम से कम बोलिए। जो पत्थर बरसा रहे थे, अपना और सबका समय खराब कर रहे हैं। अच्छा, ये समय खराब हो गया। इनको या बोला नहीं जा रहा है। समय खराब हो गया। नहीं, सारे मेहमानों को बुला के आप मुझे घड़ी दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ठीक, चलिए विजय शर्मा, और इसके बाद शुभरास्ता आपके पास आऊंगा, इसी पर आऊंगा। ये बार बार शिकायत होती है कि हमको समय नहीं मिला बोलने के लिए। मैंने 30 सेकंड का चैलेंज दे दिया कि 30 सेकंड तो पत्थरबाजों पर बोलिए, लेकिन विजय शर्मा जुबान सिल गई इनकी, कह रहे हैं बाकियों को समय दे दीजिए बोलने के लिए, बाकियों की चिंता करने लगे। भाई, हम हिंसा की निंदा कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं सुनना? ठीक है, मैं बताता हूं मैं क्या चाहता हूं, नहीं चाहता हूं, देश क्या कराना है वो पहले जानिए। कराना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक, अब आ रहे हैं आप लाइन पे। अब आप रवि भाई, आप आ रहे हैं लाइन पे। जो आपकी पॉलिटिक्स की लाइन है, आप उस पर आ रहे हैं। विजय शर्मा, आप लोग यही। अरे आप लोग नहीं भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज विजय शर्मा बोलिए। जी देखिए राकेश जी, एक परंपरा बन गई है, होड़ मची हुई है तुष्टीकरण की चाशनी में खोने की। आपने देखा होगा 60 करोड़ से ज्यादा हिंदू कुंभ में स्नान करते हैं। आपने देखा होगा अभी प्रयागराज में एक पत्थर नहीं चलता है, और ये चंद लोग जाते हैं, कहीं मंदिर पे पथराव होता है, कहीं पाउडर फेंकते हैं, कहीं किसी तरह की तोड़फोड़ करते हैं, कहीं पूजा सामग्री की दुकान को लूट लेते हैं। तो इससे पता लगता है कि इन अराजक तत्वों के पीछे कौन है। बात तो सही है। जेडी है, कांग्रेस है, क्योंकि इनके तो जो प्रधानमंत्री थे वो भी ये कहते थे कि देश के जो संसाधन उनके ऊपर पहला हक किसका है? मुसलमानों का है। तो इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति वो इनको बोलने नहीं दे रही। आपने जितनी बार पूछा इन्होंने सुना, लेकिन ये बोल नहीं सकते। इन्हें पता है पार्टी की हिदायत है, ये बोलेंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये तुष्टीकरण है, ये देश को गड्ढे में ले जाने का काम कर रही है। ये वोटों की खातिर ये देश को पीछे ले जाने वाली बातें कर रहे हैं। और यहाँ आके कैसे बड़ी बड़ी बातें, किसी तरह की भी हिंसा। अरे जोर से बोलिए, सीना तान के बोलिए कि जो पत्थरबाज है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करे और हम सरकार के साथ है। बोलिए ना ऐसे। ये क्या है? ठीक है, जो भी हिंसा होगी हम करेंगे। अरे आपसे पूछा जा रहा है, स्पष्ट पूछा जा रहा है, टीवी के ऊपर बैठ के आप इधर उधर की बातें आए बाएं साए बोल रहे हैं। आप जवाब दीजिए, बड़ा सीधा है। हिंसा को आप क्या प्रमोट करते हो? क्या ठीक है विजय भाई, आदमी प्रमोट करते हो? शुभरास्ता, आमतौर पर लोग शिकायत कर देते कि आपने तो हमें समय नहीं दिया बोलने के लिए, आप बीच में आ गए। मैं काउंटडाउन चला के दे रहा हूं, अपने टैब पर मैंने चला दिया कि भाई 30 सेकंड तो आप बोल लीजिए पत्थरबाजों पर। ये चैलेंज मीट नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, बाकियों को समय दीजिए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ये चैलेंज कंपटीशन हो रहा है क्या? डिबेट हो रहा है राकेश जी? चैलेंज देना पड़ता है, आप तो देना पड़ता है रवि भाई। चैलेंज इसलिए देना पड़ता है कि आपकी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का सच देश देखे। और जो ये बड़ी अच्छी बात कही आप तो कहते हैं कि हमको समय नहीं मिला, तो भाई समय दिखा कर देता हूं कि आप ये देखिए कि काउंटडाउन चल रहा है, इसने में बोलकर दिखाइए। आप कैसे टॉपिक के किनारे से निकल लेते हैं और अपने मतलब की सियासत पर ना बोले, ये सच दिखाना मतलब था। राकेश जी, मतलब की सियासत कौन कर रहा है? आप ये बताइए, 15 और 85 की झगड़ा होगा अगर, तो उसमें कौन जीतेगा? आप 15-85 में आप किसको रख रहे हैं? शिवराज साहब 30 सेकंड दीजिएगा। 15-85 में आप किसको रख रहे हैं?
कोई भी नहीं आप बताइए ना, नहीं किसको रख रहे हैं? 1585 छोड़िए 10 में नहीं 1585 मैं 1585 पर ही रहूंगा। आप 1585 झगड़े को एक्सप्लेन करिए। अरे आप 30 और 170 पे आ जाइए। नहीं 1585 के झगड़े को एक्सप्लेन करिए। संख्या हमेशा जीत। मैं कह रहा हूं 1585 के झगड़े को एक्सप्लेन करिए रवि भाई। अच्छा और सम्मान में खड़ा होना चाहिए। 1585 के झगड़े से आपका क्या मतलब है? ना कि धार्मिक ध्रुवीकरण। 1585 के झगड़े से आपका क्या मतलब है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। धार्मिक ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? 1585 के झगड़े से आपका क्या मतलब है? कौन 15 कौन 85 कौन आमने सामने बताइए मुझे। आप कोई भी दो समुदाय, कोई भी दो जाति, कोई भी दो वर्ग, किसी को भी ले लो। नहीं 1585 से क्या मतलब? और 7 लोग को ले लो। मैं कह रहा हूं कि जो संख्या में ज्यादा है वो जो संख्या में कम है उसको दबा देगा। इसीलिए कोई सेंस है इस बात की? अब ये नहीं आ गया शुभ रास्ता। कोई बुराई नहीं। 1585 मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। और अगर आप रुक जाइए, एक तरीके से शुभ रास्ता इन्होंने अब जस्टिफाई कर दिया कि कटिहार में मंदिर पर जो पत्थर चलाए, फिर वही बात वो। रुक जाइए प्लीज आपकी बात हो गई रवि भाई। आप जब देखिए गलत नहीं आप 1585 लेकर आए, मैं तो लेकर नहीं आया। शुभ रास्ता 1585 को जस्टिफाई बोलकर ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि पत्थर जुलूस में शामिल लोगों ने नहीं चलाए मंदिर पर। रुक जाइए भाई, वो साजिश भी तो हो सकती है। हाँ ठीक है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हिंदू खुद गया अपने मंदिर पर पत्थर चला दिया। आप देख रहे हो ना, हिंदू खुद गया अपने मंदिर पर पत्थर चला दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं तो रुक जाइए, अभी शुभ रास्ता खुद वही बात। उसके बाद रुक जाइए प्लीज रवि भाई, रुक जाइए। चुप कर बे कुत्ते। बोलिए शुभ रास्ता। नहीं मैं एक्चुअली हालांकि ये पॉलिटिकल स्क्रिप्ट सबको पता है कि कैसे लिखी जा रही है और पटकथा किसकी है और किस तरीके से पोलराइज किया जा रहा है माहौल, लेकिन मैं जेन्युइनली आपके शो में लॉजिकली समझना चाहती हूँ कि आरजेडी का क्या मत है। मंदिर पर पत्थर किसने चलाए होंगे और जिसने चलाए होंगे उन पर इनका क्या मंतव्य है, और अगर उनका मंतव्य है तो क्या अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को यूज करते हुए क्या ये कोई मोर्चा निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां की सरकार को लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? क्योंकि ये गोल गोल बातें मुझे समझ में नहीं आती। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ उस मंदिर पे पत्थर किसने चलाए। बताइए रवि जी, आपके हिसाब से अगर मगर की तो बात नहीं हो सकती ना, क्योंकि मंदिर पे पत्थर चले। सीधा सवाल, एक लाइन का जवाब दे दीजिए, फिर शुभ रास्ता अपनी बात पूरी करेंगे। क्या मुझसे सवाल है? हाँ आप ही से। आपके हिसाब से मंदिर पर पत्थर किसने? आरजेडी के प्रवक्ता शायद आप ही हैं इस पूरे पैनल में। हाँ तो आप ये कह रहे हैं कि किसने चलाए होंगे? कि आरजेडी का क्या मत है, तो आप ही से सवाल। गलत है, हम निंदा करते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं मैं पूछ रही हूँ किसने चलाए रवि शंकर जी, क्योंकि बिहार के नागरिक आप हैं, बिहार में आप हैं। मैं तो दिल्ली में बैठ के कमेंट कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ किसने चलाया मंदिर पे पत्थरबाजी, किसने की? मंदिर पे पत्थरबाजी वीडियो अगर है इनके पास, राकेश जी के पास, वो दिखा मैं पूछ रही हूँ लोगों ने भी चलाई, उसकी पहचान हो सकती है। आप राजनीति ग्राउंड की करते हैं, आपसे पूछ रही हूँ उसकी पहचान मंदिर पे पत्थर किसने चलाए, उस पर कार्रवाई कीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं तो अब मैं राकेश जी यहाँ के बाद मैं जानती थी कि बिहार के विपक्ष के कोई नेता अपनी बात रखे ताकि मैं अपनी एनालिसिस अब प्रामाणिकता से कर सकूं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि बिहार में कटिहार जैसे इलाके में अगर कोई अराजक घटना होती है तो उस पर इतना बच के बोलना है, क्योंकि कल इनके घर पे वही पत्थरबाजी इनके घर पे हो सकती है। जो अराजक तत्व हैं जिस भी समुदाय से आते हों वो इनके घर भी पत्थरबाजी कर सकते हैं, इसीलिए ये बच करके बोल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये बच के बोलना ये जाहिर करता है कि बिहार में किस तरीके से सीमांचल क्षेत्र में जो पोलराइजेशन है उसकी राजनीति किसने उसके बीज बोए हैं, कौन उसकी फसल काटने की कोशिश कर रहा है। मैं तो सिंपल सी बात जानती हूं, अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आप उस समस्या को पहले वर्बलाइज करेंगे ना, पहले आप कहेंगे उसको स्पष्ट रूप से, वाचिक रूप से उसकी मीमांसा करेंगे, तब तो जाकर के एक्शनेबल पे बात होगी। यहां पे तो हम वाचिक रूप से बोलने को तैयार ही नहीं है कि समस्या क्या है। कौन से लोग थे जिन्होंने मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर पत्थरबाजी करने का साहस किसने किया? अगर ये अराजक तत्व सेक्युलर है तो मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या किसी मस्जिद पर पत्थरबाजी हुई है क्या कटिहार में? कालांतर में आप उठाकर देखिए, क्या किसी मस्जिद पर हमला हुआ? क्या किसी मुल्ला मौलवी को राह चलते छेड़ा गया? अगर नहीं किया गया तो किसी एक धर्म के प्रति साजिश है।
और अगर इस चीज को इस रूप में नहीं बोल पा रहे हैं जिस रूप में मैं बोल रही हूं, इसका मतलब किसी न किसी की राजनीति सद रही है। ठीक है भाटी जी, कोई और एनालिसिस नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ठीक है, दो मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला, मैं उधर भी रुक कर लेता हूं। भाटी जी, ये बाबा से इतनी चिढ़ क्यों है? कभी बाबा के कपड़ों पर अखिलेश। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम। भाई साहब, आप तो कथावाचक बन रहे हैं। आप लोगों देश पर रूल करें। अब आप कथावाचक बन रहे हैं। इस देश में सुनिए, कथावाचक नहीं, बधाई हो आपको। हम में अच्छी बात करने वाले लोग, हिंदुस्तान की एकता की बात करने वाला, आपको कथावाचक लग रहा है। सवाल का जवाब आ नहीं रहा। आपको ब्रेक लगाने के लिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया था जिस पर आजकल आपकी पार्टी बहुत बहुत बोलने लग जाती है। कौन कितना ले रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ आपके पास लेखा जोखा है, लेकिन जवाब नहीं। तो आप ठीक है, आप 3 सवाल पूछिए, हम पूरे इत्मीनान से जवाब देते हैं। आप सुनिए, टोका टोकी मत कीजिएगा, इतना कृपा आप भी बनाए रखिएगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। एक सवाल आया कि महात्मा गांधी जी को जब गोली लगी थी ना, तो शरीर को भेदती हुई उनकी आत्मा को छलनी कर दिया। शायद आप भूल गए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। शरीर को भेदती हुई उनकी आत्मा को छलनी कर दिया था, वहीं गिर पड़े थे हीराम बोल। ये शायद भूल गई है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस के अपने नाथुराम गॉडसे को बचाने के चक्कर में वो एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे लगता है कि देश समझ नहीं रहा है। दूसरी बात, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली, वोट बैंक की नहीं, हम हिंदुस्तान को खुशहाल देखने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान को एक रखने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहे, हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, इसकी राजनीति करते हैं। हम डिवाइड एंड रूल नहीं करते अंग्रेजों की तरह। यहाँ पे ये फर्क है हम में और दूसरे में। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस के दत्तात्रेय साहब ने क्या कहा, आप यहाँ हमारे संविधान से समाजवाद और सेकुलर वर्ड हटाने की वकालत कर रहे हैं। वो समाजवाद जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, वो समाजवाद जो समाज के अंदर में धन और संसाधनों का समान वितरण की बात करता हो, समाज के पिछड़े जो लोग हैं उनको आगे ले जाने की बात करता हो, और संसाधनों पे सबका अधिकार की बात करता हो, उस समाजवाद को आप खत्म कर देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते समाज के अंदर में सिर्फ वो धन्ना सेठ रहे 1% लोग जिनके पास 40% संपत्ति इस देश की रहे, वो 10 टॉप 10 लोग जिनके पास 77% संपत्ति इस देश की रहे। आप ये हिंदुस्तान में ऐसा बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि किसानों की इनकम दुगनी हो, किसान भी पैरों पे खड़ा हो, इमरान मसूद समाजवाद हो, वो भी आके यहाँ 5 स्टार होटल में रहे, वो दिल्ली में आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सके। इमरान मसूद बोले जी, वो भी दिल्ली में आके अपने बच्चों को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके जहाँ पे बड़े घर के लोग पढ़ रहे हैं। तो इमरान मसूद का सवाल सेकुलर खत्म करना। चुप कर बे कुत्ते। वो जिस देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया और यहाँ देश को आजाद कराया, और वो शब्द खत्म कर देना चाहते हैं। कमाल का आप देश बनाना चाहते हैं। मतलब आप देश को किस तरफ लेना चाहते हैं? आप इमरान मसूद दरी, भाई साहब आप तो कथावाचक बन रहे हैं। आप लोग देश पर रूल करें। अब आप कथावाचक बन रहे हैं। इस देश में सुनिए, कथावाचक नहीं, बधाई हो आपको। हम में अच्छी बात करने वाले लोग, हिंदुस्तान की एकता की बात करने वाला, आपको कथावाचक लग रहा है। सवाल का जवाब आ नहीं रहा। आपको ब्रेक लगाने के लिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया था जिस पर आजकल आपकी पार्टी बहुत बहुत बोलने लग जाती है। कौन कितना ले रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ आपके पास लेखा जोखा है, लेकिन जवाब नहीं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं है। फैज खान भाई या अनुराग भदौरिया जी जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरे एक छोटे से सवाल का, कि इमरान मसूद ने किसके लिए कहा कि इन्हें दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, बोलने वाला नहीं? किसके लिए कहा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे पतत्वेश कायो। नमस्ते नमस्ते। और नाविका जी, आज मैं सबसे पहले अमर सिंह जी को प्रणाम करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी में जीवन भर रहे,
लेकिन जाते जाते उन्होंने नेक काम किया। अपने पिताजी के नाम पर अपनी 15 करोड़ की पैतृक संपत्ति सेवा भारती के नाम कर दी। ग्राम तरवा में जाकर देखिए, सैफई में नहीं, तरवा में जाकर देखेंगे तो हरीशचंद्र सेवा केंद्र बना हुआ है जो कि सेवा भारती द्वारा संचालित है। ये कितना ही यहाँ वहां घूम ले, लेकिन याद रखिए जहाज के पंछी की तरह आपको लौटकर राष्ट्रवाद की ओर आना है। और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक आज आरएसएस बनकर उभरी है। और मैं बताऊं, इन लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक समझा, कार्ड की कुर्सी समझा, इंसान नहीं समझा जीता जागता, केवल और केवल वस्तु समझा। केवल दरी बिछाने वाला मुसलमान इनको चाहिए था, इसलिए तो इनके पार्टी के नेता ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और ये कह दिया इन्हें दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, बोलने वाला मुसलमान नहीं चाहिए। और महात्मा गांधी की ये बात करते हैं, महात्मा गांधी ने अंतिम समय में कहा था हे राम, और धर्मनिरपेक्ष संविधान में महात्मा गांधी की समाधि में जो लिखा हुआ है हे राम, उसका अपमान है। याद रखिए, महात्मा गांधी सदा रामराज कहते थे, ना कि समाजवाद कहते थे। महात्मा गांधी सदा कहते थे कि धर्म होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि धर्म की परिभाषा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। महात्मा गांधी रामराज कहते थे, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा, सब नर करी परस्पर प्रीति चली सुधर निरत श्रुति नीति। और 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शूर शुक्ल मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को हमने इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत आत्मार्पित किया था। उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, करके दिखाइए धर्मनिरपेक्ष शरणम गच्छामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें धर्म हटाकर धर्मनिरपेक्ष कर दे। सुरासो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छाड़े खेत। दीन धर्म की जगह ये धर्मनिरपेक्ष करके बता। लेकिन भारत की आत्मा, लेकिन धर्म तो इस्तेमाल होता है चुनावों में, धर्म तो इस्तेमाल होता है चुनावों में। और अश्विनी जी ये बता दीजिए कि इमरान मसूद को किस बात का दर्द है। और एसके जैन दिल्ली से आपसे ही पूछ रहे हैं, कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव के समय अपने एजेंडे में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था, अभी तक लगाया क्यों नहीं प्रतिबंध? पीयूष करंबलेकर का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, आरएसएस को बैन करने की बात करेंगे लेकिन 2047 तक देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा रखने वाले संगठन पर मौन रहेंगे, ऐसा क्यों है अश्विनी जी? हमारे आदिल जी आपके पास आ रही हूँ, सवाल जी के लिए था। नाविका जी, हमारे फैज साहब ने बहुत सारे श्लोक सुना दिए। हमारे देश का मूल भाव इसको श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे 10 श्लोक मैं भी सुना सकता हूं। बात श्लोक सुनाने की नहीं है, बात है विचारधारा की। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, गांधी जी की विचारधारा बहुत अच्छी थी और उस विचारधारा को मारने का काम आरएसएस ने किया। एक और तस्वीर देखिए आप नाविका जी, इसमें गांधी जी हैं, गांधी जी के साथ हमारे देश के बागी फ्रीडम फाइटर्स हैं। और ये 1945 की तस्वीर है जिसमें मारने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर कर रहे हैं। तो गांधी जी की आत्मा का भी आत्मा को भी मारा गया, गांधी जी को भी मारा गया और आरएसएस ने मारा। श्यामा कोई सेंस है इस बात की? प्रसाद मुखर्जी महात्मा गांधी को मारने का काम कर रहे थे, तो नेहरू जी ने कैबिनेट में क्यों लिया था? ये क्या बकवास करे जा रहे भाई? मतलब बकवास की भी कोई हद होती है? महात्मा गांधी की बकवास है? अश्विनी जी, आपका इतिहास में थोड़ा सा हाथ तंग है, थोड़ा सा हाथ तंग है, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने सही सवाल उठाया है। पूछ रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसा कर रहे थे तो नेहरू जी ने उन्हें कैबिनेट में क्यों लिया भाई? ऐसे तो नाविका जी हेडगेवार भी कांग्रेस में थे 1920 में, बाद में उन्होंने आरएसएस क्यों बनाई? विचारधारा का परिवर्तन होता है और विचारधारा जब परिवर्तन, अरे भाई विचारधारा का परिवर्तन होने के बाद तो कैबिनेट में लिया। ये तस्वीर है 1945 की एक मैगजीन जो इनके समर्थक था, उसको छोड़ दिया। मैं आपको आज चलिए उसको छोड़ दीजिए ना, यानी कि गलती कबूल हो गई ना। हाँ बेटा,
लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये गलती कबूल हो गई ना, आपको आरएसएस का पता है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि जीतना है चुनाव, आरएसएस को दिखाना है नीचा। और मैं आ रही हूँ शहजाद भाई, लेकिन आदिल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ओवैसी साहब तो वो भी कह रहे थे ना कि जब योगी चला जाएगा, मोदी योगी चले जाएंगे तो फिर देखना पुलिस वालों तुम्हारा हम क्या हश्र करते हैं। पूछना चाहती हूँ, इसीलिए पसंद नहीं है आरएसएस? क्या इसीलिए हर तरफ से आरएसएस की जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वो क्या वोट बैंक के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि कंपटीशन बड़ा सख्त है। आप देख लीजिए बिहार के चुनाव में, आप पिछली बार 5 सीट आपकी पार्टी ले गई थी, अब तेजस्वी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हर कोई लगा हुआ है कि मुसलमान का वोट हमें आना चाहिए। तो शरिया कानून, वक्फ कानून, हर चीज की वहां पर रैली हो रही। अगर आप चैनल को या शिवम त्यागी को इस बात से ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि मैं चली जाऊंगी, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करते हुए फिर से रिपीट कर देता हूं, इंदिरा जी हत्यारन थी, संविधान की हत्यारन थी। आपको जानना है आप जा सकती हैं, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। इंदिरा जी हत्यारन थी संविधान की। आप राम राम सभी को, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त डिबेट वीडियो में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। आज की बहस इमरजेंसी पर होगी, वो इमरजेंसी जिसे कांग्रेस जरूरी बताती है और बीजेपी तानाशाही। और इस मुद्दे पे आज आमने सामने होंगे बीजेपी के शिवम त्यागी और कांग्रेस के प्रियंका गुप्ता। और कांग्रेस को बचाने मैदान में उतरे सपा के अशोक यादव। कांग्रेस का दावा है कि इमरजेंसी ने देश को टूटने से बचाया। बीजेपी बोली ये लोकतंत्र की हत्या थी। और फिर शुरू हो गई जबरदस्त जुबानी जंग। अब फैसला आपके हाथ में, क्या इमरजेंसी देश के लिए ज़रूरी थी या लोकतंत्र की सबसे बड़ी भूल? आपकी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो अब बिना कुछ देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल को या शिवम त्यागी को इस बात से ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि मैं चली जाऊंगी, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करते हुए फिर से रिपीट कर देता हूं, इंदिरा जी हत्यारन थी, संविधान की हत्यारन थी। आपको जानना है आप जा सकती हैं, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। इंदिरा जी हत्यारन थी संविधान की। आपको अब एक चीज आप बताइए, आप देश मानता तो था ही, लेकिन उनके जो अपने करीबी थे वो भी मानते थे। पुपुल जयकर नाम की एक महिला जो संस्कृति मंत्रालय में एडवाइजर थी, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी एडवाइजर रही और सबसे करीबी लोगों में से थी। उन्होंने इंदिरा जी को लेकर एक किताब लिखी, इंदिरा जी की ऑटोबायोग्राफी बाय पुपुल जयकर। उसमें उन्होंने खुद लिखा कि इंदिरा गांधी अपने आप को हिंदुस्तान, प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या प्लीज? इंदिरा गांधी अपने आप को हिंदुस्तान समझने लगी थी। She used to think that she is the embodiment of India, which means इंदिरा इज इंडिया। वो अपने आप को ऐसा मानने लगी थी, अहंकार के उस चरम पर थी और उनको लगता था कि उनके खिलाफ बोलना यानी कि देशद्रोह है। वो कारण था आपातकाल लगाने का। इसके साथ साथ प्लीज आप इनको रोकिए ना, पढ़ना लिखना आता नहीं है, किताबें जानते नहीं, चीजें जानते नहीं, बीच में चिल्लाना है, चिल्लाने से अच्छा नहीं होगा। तर्कों पर बात करिए ना, बहस करने का कोई लाभ है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। जल्दी से संभव ही नहीं है। तो एक तो पुपुल जयकर जो उनकी सबसे करीबी थी, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा, उन्होंने कहा दूसरा कारण आपातकाल लगाने का यह था क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको पहले से पहले ही अयोग्य करार कर दिया गया था, 6 साल के लिए चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। आपातकाल लगाने के लिए मुख्यतः 2 कारण थे ये। एक और किताब लिखी गई, द इमरजेंसी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री, इसको लिखा कूमी कपूर ने। कूमी कपूर का भी यही स्टेटमेंट है कि जिस तरीके से इंदिरा अपने आप को देश मानने लग गई थी, वही विरोधाभास थे और उनके आसपास जो कुछ चमन चिंटू लोग थे जो समझते थे, वो लगातार इंदिरा जी की चाटुकारिता करते रहे और इस कारण से ये देश इमरजेंसी में चला गया। अब एक बात, अब पूर्णिमा जी एक चीज और है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं। एक किताब थी अ प्रिंसेस रिमेंबर्ड, ये किताब लिखी गई इस देश में जयपुर की महारानी गायत्री देवी द्वारा। गायत्री देवी जी ने खुद अपनी किताब में अपने आप लिखा है कि उनकी रॉयलनेस, उनकी खूबसूरती से श्रीमती इंदिरा गांधी इतना जलती थी कि उनको और उनके भाई को मुंबई के अस्पताल से उठाकर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया
उसके बाद उनसे जो है आपातकाल के समर्थन में चिट्ठी लिखवाई गई और उनसे राजनीतिक विराम लगा दिया उनके जीवन पर। किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए, उनकी फिल्में बैन कर दी। हाई कोर्ट के जज एससी दत्ता को सिर्फ इसलिए प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कह दिया कि इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए और कमिटेड जुडिशरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जनता की हर एक बात, हर एक वोट सर माथे पर। जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से रही वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आई, सरकार चली गई, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस देश का संविधान पर जो कालिक पोती गई, उसकी जो हत्या करी गई, लोगों को जो मारा गया, पूरे विपक्ष को बंद कर दिया गया, वो कहीं से भी धुल जाता है। कभी नहीं धुलेगा, कभी भी नहीं धुलेगा, क्योंकि ये इंदिरा गांधी जी ने किया है दुनिया के कोई एक इतिहास में। मैं तो ये कहना चाहता हूं, और छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान में तालिबान ने भी जब टेक ओवर किया, उन्होंने भी एटलीस्ट शरिया कानून के तहत अदालतें चलने दी। इन लोगों ने अदालतें कर दी भाई, राइट टू लाइफ का कानून ही खत्म कर दिया। आप कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। और इन्होंने कई बार माफी भी मांगी, लगातार कांग्रेस वाले कहते हैं हमने माफी मांगी। राजनाथ सिंह जी की माता जी खत्म हो गई, मांगो उनसे जाकर माफी, वो उनकी क्रिया में नहीं जा पाए। ऐसे हजारों लोग हैं भाई। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आपने जो इतिहास में किया है उसको बोला जाएगा, सुनने की क्षमता रखिए। और मैं कुछ भी अपने आप अरे भाई आप जो करेंगे वो तो सुनने की क्षमता रखिए। अशोक जी, काला धन अशोक जी, आपका भी तो बढ़ गया होगा। समाजवादी पार्टी ने भी इमरजेंसी के दौरान बहुत कुछ झेला है, जनता पार्टी, लेकिन आज आपकी पार्टी उस पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आती है जिसने इमरजेंसी को लागू किया। 50 साल बाद आपातकाल के दाग धुल नहीं पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दामन से, और समाजवादी पार्टी घोषित और अघोषित इमरजेंसी की बात करती है। पूर्णिमा जी देखिए, जो इमरजेंसी की आप बात कर रही हैं, जो 25 जून की इमरजेंसी की बात कर रही हैं, उसको क्रिटिसाइज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी इमरजेंसी जिसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, वो 26 मई 2014 के दिन लगी इस देश में। दैट इज कॉल्ड अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। एंड वो अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप भी आ गए, जो अपने आप को, अभी शिवम जी कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जी अपने आप को हिंदुस्तान कहती थी, लेकिन अरे पूर्णिमा जी, मैं यही कह रहा था, इस देश में 26 मई 2014 के दिन भी एक अघोषित इमरजेंसी लगी और एक अघोषित तानाशाह हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठा, जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान दोनों को कुचलने का श्रेय उस तानाशाह को जाता है, जो तानाशाह अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहता है, अपने आप को भगवान कहता है। माननीय इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, हम लोग उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या हुआ बताइए अशोक जी, उसके बाद क्या हुआ जब 75 में इमरजेंसी लगी, बताइए आपके नेताओं के साथ क्या हुआ, बताइए। देखिए, वो इतिहास में जेल में डाले गए लोग, देखिए मैं बता रहा हूँ, सारे नेता लोग जेल में डाले गए। मैं हमारी पार्टी उसको कंडेम कर रही है, हम उसको अप्रिशिएट तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उस इमरजेंसी को आप क्रिटिसाइज कर रही हैं, नहीं तो राजनीतिक मजबूरी इतनी ज्यादा है अशोक जी, राजनीतिक मजबूरी इतनी ज्यादा है कि जिस इमरजेंसी को लागू करने वाली पार्टी को आप कंडेम कर रहे हैं, उसके उस फैसले को जिसमें आपके नेता जेल में पड़े रहे, घाव आज तक उसके ताजा नजर आते हैं, उनके साथ आपके सियासी समीकरण फिट बैठने चाहिए। ऐसी सियासी मजबूरी। देखिए पूर्णिमा जी, समय ऐसा होता है, राहुल गांधी जी ने इस इमरजेंसी को लेकर के आपने अभी दिखाया ना कि वो विदेश में जाके उसके लेकर तो आपने अभी प्रियंका जी को सुना। तो आप अगर कोई बात, अगर पार्टी के बड़े नेता अगर अपनी पार्टी के द्वारा की हुई किसी गलत सही काम को लेकर के अगर सॉरी बोल दो, बात खत्म हो गई वहां पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज इस देश में एक ऐसा पार्टी का मुखिया बैठा हुआ है जो सारी संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने पर आमादा है, ऐसा तानाशाह जो संविधान के वास्तव में ये पार्टी एक दल हत्यारी है। आप ये बताइए, अभी तमाम बातें हो रही थी, अवधेश जी फिर भी बात है अशोक जी, तो प्रियंका जी बैठकर अभी माफी मांग ले इमरजेंसी पर, बातों से पीड़ा हो रही है, बोले कि हम माफी मांगते हैं, हमने इमरजेंसी लागू की। राहुल गांधी ने कह दिया ना, तो अब तो कोई बात नहीं है, शीर्ष नेतृत्व ने कह कि हाँ गलती थी, तो प्रियंका जी कह दे कि हाँ गलती हुई कांग्रेस से, इंदिरा गांधी से गलती हुई, इमरजेंसी लागू की, कहेंगी वो। मैंने 3 बार उनसे सिर्फ सवाल किया, लेकिन एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने ये गलत फैसला लिया, इंदिरा गांधी ने ये गलत फैसला लिया कि देश में इमरजेंसी लागू की। पूर्णिमा जी, आप मुझसे सवाल करिए, प्रियंका आप ही से पूछा मैम, 2 बार मैंने पूछा। शुरू में मेरा सवाल यही था आपसे कि आज भी क्या आप उसे जरूरी लिया गया फैसला मानती है या नहीं मानती है।
2 बार पूछा था मैंने प्रियंका जी ये सवाल। एक बार जरा मुझे हेडलाइंस के लिए प्रियंका जी इसके बाद जवाब लेती हूँ। प्रियंका जी इसके बाद जवाब लेती हूँ। मैंने आपका जवाब सुना और मुझे अपना सवाल बहुत अच्छे से याद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम। रामचरितमानस का अखंड बहाना रामायण उनके घरों में भी होता है। स्वामी जी, रामचरितमानस का बहाना लेकर के अखंड इस रामायण देश के महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है सर, मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे। मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में, आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूँ। दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ड्स में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए। आप इसे बस पढ़ लीजिए। 2 धार्मिक किताबें, 2 धार्मिक किताबें नहीं। आप, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ। आपने राम राम सभी को स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। आज की डिबेट बहुत दिलचस्प होने वाली है। आमने सामने होंगे रूबी का लियाकत और स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें कुछ लोग पार्टी बदलो बाबा कहते हैं, जहां जीती दिखे पार्टी उधर ही निकल लेते हैं और पुरानी पार्टी की करते हैं ज़बरदस्त बुराई। जब बीजेपी ने उन्हें निकाला तो वह रामचरितमानस पर सवाल उठाने लगे। जब रूबी का लियाकत ने उन्हें दूसरे धर्मों की किताबों के बारे में सवाल उठाने की बात कही तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें खुद ही मीडिया तक कह दिया। अब फैसला आपका, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अब बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। स्वामी सनातनी नाम, प्रसाद सनातनी नाम, मौर्य सनातनी नाम, लेकिन बयान सनातन के विरोध में बहुत नाइंसाफी है। लेकिन एक धार्मिक ग्रंथ की चौपाई को लेकर इस तरीके से राजनीति करना, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, क्या आप जैसे समझदार नेता को शोभा देता है? रूबिया लियाकत जी, पहले तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। करोड़ों लोग उसका पाठ करते हैं, करोड़ों लोग उसे अपने दिल में रखते हैं। आप जब उनके घरों में जाएंगे तो पूजा घरों में उसको स्थान दिया जाता है। आप भले ही माने कि एक शख्स नाम जिसका तुलसी उसने लिख दिया अपने काव्य को, लेकिन आप दूसरों की भावना को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं लोगों की भावना का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन 97% इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, क्या इनकी भावनाएं नहीं है? क्या इनको आप नीच कहेंगी, अधम कहेंगी, अपमानित करने की बात करेंगे, आपको कह रही प्रताड़ित करने की बात करेंगे? रामचरितमानस का बहाना रामायण उनके घरों में भी होता है। रामचरितमानस का बहाना लेकर के अखंड इस देश के महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है सर, मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे। मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में, आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूँ। दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ड्स में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए। आप इसे बस पढ़ लीजिए। 2 धार्मिक किताबें, 2 धार्मिक किताबें नहीं। आप, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ। आपने रामचरितमानस में खोज निकाला महिलाओं के भटकाने की कोशिश ये मुद्दे। आप महिलाओं के सम्मान को मानते हैं कि नहीं? भटकाने की कोशिश न करें। आप महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? मैं नहीं बताऊंगा। हम लड़ते हैं और इसीलिए लड़ रहे हैं। तो सिर्फ रामचरितमानस में क्यों लड़ेंगे? महिला का सम्मान दूसरी धार्मिक किताब को लेकर अभी क्यों नहीं आपने होगा? ही कहा कि करोड़ों लोग पढ़ते हैं, यानी जितना ज्यादा इसको पढ़ने वाले लोग हैं,
अन्य किसी पुस्तक को नहीं पढ़ते और मैं जिसको आपके नहीं सामने पढ़ते, 2 प्रतियां उसको रखी हुई सामाजिक हूं। धार्मिक सरोकार ये के मेरा मौकों पर चैलेंज है स्वामी अपमानित प्रसाद नहीं मौर्य होना साहब, पड़ता है। आप इन दोनों प्रतियों को पढ़ लीजिए। 2 अलग अलग धार्मिक किताबें हैं महिलाओं के लिए, इसमें क्या टिप्पणी की है मैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को कह रही हूं, सिर्फ पढ़ दीजिए। देश के सामने बस पढ़ दीजिए और कुछ मत कीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिख कर लाई हूँ। नहीं, कौन सी आप धार्मिक जब किताब पुस्तक है? देंगी- ये मेरी किताब नहीं है। आप जब पुस्तक देंगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेरी किताब नहीं है, ये पन्ने मैं आप उन धार्मिक विषयांतर- किताबों के आप आपकी सुविधा के लिए लेकर आई आप हूँ। विषय को विषयांतर करना चाहती हैं, मैं रामचरित बिल्कुल मानस विषयांतर होने वाला नहीं हूं। सर, आप ये कहकर बच रहे हैं। मैं कह रही हूँ रामचरित मानस की चौपाई को लेकर अगर एक शख्स इतने प्रखर और मुखर तरीके से अपनी बात रख सकता है तो किसी और धार्मिक किताब में महिला के अपमान अभी की आप- बात कहने से क्यों बच रहे हैं? अभी रूबिया आप जी तो बहुत प्रभावशाली है ना आप प्रभु। रूबिया जी भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले, आप बहुत भाजपा का सीनियर एजेंट हो गई अब आप मैं। सीनियर आप अब बहुत आप मुझे सीनियर सर्टिफिकेट देंगे? आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो 2 प्रतियां लेकर आई हूं इसमें भाजपा का एजेंट कैसे हो गया? ये रामचरित प्रतिनिधि मानस का भाजपा भाजपा एजेंट के कैसे ये हो गया? प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री मैं को बढ़ाना महिला चाहिए के था। एजेंट पर आपसे ये बात करने के प्रतिनिधि लिए आई माननीय हूं। डिप्टी सीएम को बढ़ाना चाहिए रूबिका था। लियाकत इस ये वक्त प्रतिनिधि महिला भाजपा के के नेताओं को एजेंट बढ़ाना के चाहिए तौर था। पर आपसे सवाल पूछ रही है कि रामचरित मानस में अगर महिला के अपमान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य उन प्रतियों को लेकर देश के सामने आ सकते हैं तो किसी और धार्मिक किताब में उस वर्ष को या उस खंड को लेकर क्यों नहीं आप महिलाओं की लड़ाई रूबिया करते जी हैं? सुनिए, क्या वजह है? आप टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे भी सुनेंगी? नहीं मैं तो सुनूंगी पर आप जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, अगर आप सुनती मुझे हैं सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप मुझे जवाब दे दीजिए बस। आप मैं सुन लीजिए, मैं जवाब देने आया हूं। मैं मनुस्मृति भी पढ़ा हूं, एक बार नहीं 10 बार पढ़ा हूं। वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा हूं, पराशर स्मृति, नारद स्मृति भी पढ़ा हूं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ा हूं। अभी मैंने एक पर्टिकुलर विषय उठाया हूं और वो भी रामचरित मानस का, इसलिए उसके दाएं बाएं न देखना चाहता हूं और न जाना चाहता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? वो चौपाई पढ़ी है जिसको लेकर आपको आपत्ति है, अपमानित होना पड़ता है। तो वो चौपाई पढ़ी है जिससे लेकर आपको हम आपत्ति चौपाई है। आपसे बाद में लेंगे, अभी आपको मैं यहाँ उत्तर देने केवल आया हूं। नहीं तो उत्तर तो चौपाई से ही ना आप चाहते हैं मैं ना कि आपका न्याय छात्र मिले। नहीं हूं, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं हूं। नहीं आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। ऐसी हालात में अगर महिला को कोई प्रताड़ित करने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है, नीच से भी नीच होने की बात करता है, तो शर्म भर ऐसे धर्म के ठेकेदार जो आज धर्म की आड़ में महिलाओं को अपमानित करते हैं, आदिवासियों दलितों पिछड़ों को नीच धर्म कहते हैं, हम समझते हैं अरे ये सर, ये सड़ी गली मानसिकता है। तो- मैं इसका विरोध करता हूं, आगे भी सर, करता रहूंगा। कीजिए सर, विरोध कीजिए आप। मैं तो आपको वेलकम कर रही हूं कि आप विरोध कीजिए, इसीलिए तो 2 प्रतियां लेकर आई हूं। इसका वेलकम करने से क्यों खौफ खा? बात तो सही है। अब जो हमें देंगी इस तरह के, हम उस मैटर को उठाएंगे। तो वो दिया ना मैटर, मैं आपके अभी सामने नहीं, रखे अभी हुए मैं ना। जिस विषय में बात करने आया ऐसा हूं, क्यों? केवल उसी विषय बात करूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्या ये राजनीति से जुड़ा हुआ है? यह प्रायोजित कागज पकड़ा करके आप ये प्रायोजित विषय नहीं को है, भटकाने की कोशिश कर रही ये हैं। धार्मिक किताबों के पन्ने हैं जिनको मैं अभी निकाल कर लाई हूं। ये धार्मिक किताबों के यह पन्ने विषय से हैं। भटकाने का आपका एक रणनीति है। अच्छा ये मैं बताइए। उस रणनीति के पछले में नहीं आना चाहता। अरे बताओ ना क्या बताऊंगा, बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। आप पर ये आरोप लगाते हैं तो एक बिहार में थे पासवान साहब जो मौसम वैज्ञानिक थे, एक यहाँ उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, जिनको पहले से पता लग जाता है कि कौन सी सरकार आने वाली है और वो फौरन उनके साथ जाकर दिल भी मिला लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं। हालांकि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। क्यों सर, आपकी बेटी है ना वो? इस समय वो बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे पिता मैं इस समय अगर समाजवादी किसी पार्टी की में हूं, मुखालिफत समाजवादी पार्टी करेंगे, के विषय में बात करिए। नहीं मैं करूंगी, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी है, तो पहला जो निशाना है वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े वर्ग की बिटिया होनी चाहिए जो उनके टिकट से सांसद बनकर आई है। आप सबसे पहले अपनी तो मैं बेटी, भाजपा में जब गया था स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, मैंने ही दिलवाया था। हाँ। और एक चीज, दूसरी चीज, तो आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हारने वाली सीट हमको दी गई थी, मैं जीता हूं अपने बलबूते पर। रही बात, आप इसमें मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से यहां पर बैठा हूं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के विषय में बात करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। अभी तो आपने कहा टिकट मैंने दिलवाया है। भाजपा के विषय में अगर भाजपा की तारीफ करने के लिए बैठेंगी तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा। किसकी तारीफ करने? मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही हूं, मैंने तो भाजपा की तारीफ ही नहीं की है। नहीं, इसमें बेटी इस कॉन्क्लेव में नहीं है।
क्या नहीं है? इस कॉन्क्लेव में एबीपी न्यूज का जो शिखर सम्मेलन है, हाँ? वो इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं, पर वो बीजेपी में है ना। आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी वालों से आप पूछिए। जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि बीजेपी खतरनाक है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम। उनको मालूम है बिहार में कांग्रेस जो है वो उसका कोई वजूद नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से लालू जी का झोला ढोने वाले पार्टी हैं। मैंने कैमरे पर कहा है, अब ANI पर कह देता हूँ। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनमें राजनीतिक गूदा है, तो एक बार अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़के दिखा दें। या वो खाली लालू जी से बराबरी का सीट मांग ले, 40% सीट मांग लो भाई। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। बिहार का चुनाव सर पर है, जिसकी तैयारी आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस जोरों से कर रही है। पर कांग्रेस यहाँ भी ये सोच का इंतजार कर रही है कि आरजेडी और कांग्रेस एक साथ लड़े। इस वीडियो में आप खुद देखो कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी वालों की कैसे जम के क्लास लगाते हैं। आपने कई बड़े बाप के बेटे और बेटियों के साथ काम किया है, उन्हें राजा रानी बनाया हुआ है। अब आप प्रजा के साथ काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा। व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं, डिफरेंस ये है कि पहली बात आप ये समझिए कि इसकी ज़रूरत क्यों है। बिहार में जब हम लोग आकर जनसुराज के हमने प्रयास शुरू किया, तो हमारे पास भी इस तरह के एक्स MLA MPs के लड़के या उनके घर वाले, उनको जोड़कर काम शुरू करने का एक विकल्प था। लेकिन जब मैंने बिहार में एक अध्ययन कराया कि पिछले 30-35 साल में बिहार में विधायक सांसद कौन बना है, चाहे वो किसी दल से बना, ज़्यादातर नेताओं, तो 2-2.5 महीने के रिसर्च से हम लोग को पता चला कि बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही आज तक MLA MP बने हैं। बिहार में आप जो कोई भी नेता बन रहा है वो किसी न किसी विधायक या सांसद का ही लड़का है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि एंट्री बैरियर इतना बड़ा बना दिया गया है कि भाई अगर आपकी जाति की संख्या नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, आप बाहुबली नहीं हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आप राजनीति में नहीं आ सकते। दूसरी सारी जातियां सामाजिक राजनीतिक तौर पर उससे डरती हैं और वो गोलबंद होती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि पूरे देश में आप एनालिसिस करवा के देख लीजिएगा, अभी का ही नहीं, पिछले 20 साल का, ज़्यादातर मोस्ट डोमिनेंट कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, लीडर होते हैं, वो समाज में टॉप पोजीशन पे उस राज्य में पहुंचने में उनको दिक्कत है। लालू जी भी नहीं बने हैं। लालू जी भी बिहार उन्होंने एक बार जीता है, ये ध्यान रखिए। आप कहिएगा लालू जी यहाँ यादव सबसे बड़ी समाज, उनका संख्या वो बने, नहीं बने। लालू जी यहाँ 1995 में एक ही बार चुनाव जीते अपने दम पर, और वो तब जीते जब वो गरीबों के नेता के तौर पर देखे जाते थे। उसके बाद जब वो पिछड़ों के नेता हुए, तो जब वो गरीबों के नेता थे, तो लालू जी की पार्टी 54 में 53 MP जीतकर आई थी, तब बिहार झारखंड साथ में था। तो आप जब लालू जी पिछड़ों के नेता बन गए तो उनकी MP की संख्या घट के 20-25 हो गई। जब वो यादवों के नेता हो गए तो घट के 10-12 आ गए। अब वो RJD के यादव के नेता हैं तो उनकी संख्या 2-4-5 है, खत्म हो गया। यादवों की संख्या उतनी है जितनी पहले थी। यादव 1995। तेजस्वी की क्या होगा? भाई उनकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो लालू जी के लड़के हैं। तो उनकी जो कुछ भी है वो तो लालू जी का है। मैं आपको अभी भी तेजस्वी जो है वो लालू जी के, बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, अगर लालू जी का नाम न हो तो उनकी क्या पहचान है आपके लिए? हमारी बात छोड़ दीजिए, यूथ लीडर नहीं। भाई आप बताइए, अगर आपकी नजर में है तो। नहीं, आप प्रजा के बीच में। अच्छा चलिए, आप बहुत होगा तो उनको यूथ लीडर कहिएगा ना। हाँ। बिहार का नेता तो नहीं कहिएगा। भाई तेजस्वी यादव का आपने खुद कहा यूथ लीडर हैं, जैसे बहुत सारे यूथ लीडर हैं यादव समाज के, उनसे बहुत काबिल यूथ लीडर हैं, दूसरे समाज में भी लड़के हैं। लेकिन जिस पायदान पर वो हैं अभी, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो इसलिए है क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या मंदिर मस्जिद नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या जाति नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। अच्छा ठीक है, समझ गया। क्योंकि पलायन से सिर्फ गरीब नहीं प्रभावित है, हर कोई गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा ही रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं उनको भी बिहार से पलायन करना पड़ रहा है क्योंकि बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो पलायन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, ये जनसुराज ने शुरू किया है। आप पदयात्रा में निकले, कन्हैया भी पदयात्रा कर रहे हैं क्या? कौन पदयात्रा कर रहा है? कन्हैया
नहीं, अभी हमने तो सुना नहीं कोई पदयात्रा। मार्च में नहीं, बीच में कुछ यात्रा कर रहे थे कन्हैया जी, लेकिन वो उतने समय के लिए था कि आरजेडी पे थोड़ा दबाव बनाया जाए कि 2-4 सीट बढ़ जाए। फिर आरजेडी वालों ने ऑब्जेक्ट किया कि अरे तुम यहाँ पर आके राजनीति करोगे, तो उसको भगा दिया कांग्रेस वालों ने। राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं यात्रा? आए तो राहुल जी आते जाते हैं। राहुल जी यात्रा नहीं करते हैं। यात्रा बिहार में, मैंने तो अभी कल परसों कहा है, राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में एक रात अगर रहे हो पूरे जीवन में तो हमको बता दें। एक रात पूरे जीवन में राहुल गांधी एक रात अगर किसी बिहार के गांव में रह के दिखा दें तो हम मान लेंगे। अरे भाई, तुम दिल्ली में बैठ के बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहाँ पर आके बैठ के ज्ञान दे रहे हो। राहुल गांधी के पार्टी कहाँ हंसते हो? क्या किया उन्होंने? कहा सुनिए, दिल्ली में अभी उनके तेलंगाना में उनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, अभी नया नया चीफ मिनिस्टर बने हैं, 2-2.5 साल हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया एक इंटरव्यू में कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जितने उनके राइवल केसीआर के एडवाइजर या ऑफिसर थे वो सब बिहार के बैकग्राउंड के थे। तो वो ये कह रहा था कि तेलंगाना की हालत इसलिए खराब है कि सब बिहारी चला रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन और कह दिया कि बिहारियों का तो डीएनए मजदूरी करना है, इस सबको ब्यूरोक्रेट बना के रखा है केसीआर ने। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं, आज कांग्रेसी भी आएंगे, उनसे ज़रा पूछिएगा कि भाई तेलंगाना में रेवंत रेड्डी पर ने ये कहा है कि नहीं, और अगर कहा है तो आप लोगों ने उस पर क्या सवाल जवाब किया? क्या एक्शन? आप बिहारियों को कहते हो कि तुम पैदा हुए हो मजदूरी करने के लिए और बिहार में आकर बड़ा बड़ा ज्ञान दोगे। इसी गांधी मैदान में राजीव गांधी ने 1989 में, ध्यान रखिए, 1989 में राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर 50,000 करोड़ की घोषणा 1989 में, जो कि 1,25,000 करोड़ से भी ज़्यादा थी। इसी गांधी मैदान से उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को डेवलपमेंटल हब बनाऊंगा, इसको मैं अपना डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंटल हब बनाऊंगा, और 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने गांधी मैदान से की थी। वो पैसा कहाँ गया? उसके बाद वो कह सकते हैं कि भैया हम चुनाव हार गए। तो उसके बाद यूपीए की 10 साल सरकार रही, नरसिम्हा राव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, 15 साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है। बिहार के लिए क्या किए हो बताओ? और अगर गाली नहीं दे रहे हो बिहारियों को, तो राहुल गांधी के रेवंत रेड्डी लाडले मुख्यमंत्री हैं। काहे कहा कि बिहार का आदमी मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है, और राहुल गांधी उस पर बयान नहीं देंगे? भाई, सिखों के साथ जाति हुई तो कांग्रेसियों ने माफी मांगी ना कि भाई हम माफी मांगते हैं, तो बिहारियों से माफी मांगिए, तब आके बिहार में कीजिए कैंपेन। और अगर बिहारी सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो तुम काहे आ रहे हो वोट मांगने? तेलंगाना में ही वोट मांग के काम चला लो, बिहार में काहे आके घूम रहे हो भाई? बिहार में क्यों घूम रहे हो? कांग्रेस का कितना रहेगा इस बार आपके हिसाब से? कितने सीट आएंगे? जितना लालू जी भीख में देंगे उतना रहेगा। भाई, कांग्रेस के यहाँ क्या औकात है? देखिए, सब लड़के भी ताली बजा रहे हैं, उनको मालूम है बिहार में कांग्रेस जो है वो उसका कोई वजूद नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से लालू जी का झोला ढोने वाली पार्टी है। मैंने कैमरे पर कहा है, अब एएनआई पर कह देता हूँ, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनमें राजनीतिक गूदा है, तो एक बार अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़के दिखा दे, या वो खाली लालू जी से बराबरी का सीट मांग ले, 40% सीट मांग लो भाई। तेजस्वी जो है, जो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर गठबंधन सरकार में आती, तो फिर पर एक कमरे में मीटिंग हुई थी और खरगे जी और राहुल गांधी ने कुछ कह दिया और उसके बाद तेजस्वी अब नहीं कहते कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इस बात पर ठीक है। तेजस्वी यादव को खरगे और राहुल गांधी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, और उसका अप्रूवल राहुल गांधी को नहीं देना है, उसका अप्रूवल लालू जी को देना है, और लालू जी ने वो अप्रूवल दिया हुआ है। यहाँ की राजनीति, राजद की गठबंधन की राजनीति के मुखिया लालू जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, खड़गे नहीं है। जो लालू जी चाहेंगे वो होगा, और लालू जी यही चाहेंगे कि उनके परिवार का लड़का रहे। 15 में मैंने एक महागठबंधन के यहाँ मदद की है, और हमने देखा है कि कांग्रेसियों की क्या स्थिति है। हम लोगों ने कहा कांग्रेस को कि 40 सीट दे दीजिए, तो लालू जी 10 दिन तक हम लोगों को कहते, उलाना देते थे, अरे यार काहे 40 को इसको दे दिया, हम तो 20-25 को पे बना लेते सबको, तुम लोग झूठो इसको 40 दे दिए हो। तो लालू जी जो फेंकेंगे वही कांग्रेस लेगी। हाँ, राजनीतिक दल के तौर पर हाथ पांव मारना उनका काम है। भाई, कांग्रेस के यहाँ जो प्रभारी है उसको बुला के कह दीजिए कि कितना मिनिमम सीट होगा जिसके नीचे नहीं जाओगे, बता दो सर। आप नंबर अगले दिन उस प्रभारी ही हट जाएगा। सर, आप नंबर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, वो प्रभारी हट जाएगा। अगर एक आए थे उड़ीसा के प्रभारी यहाँ कांग्रेस के, कुछ बोले तो लालू जी ने उसी को हटवा दिया। अभी कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस नहीं चलाती है, लालू जी चलाते हैं। लालू जी जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि गांधी परिवार से उनका जो रिलेशन है, गांधी परिवार के प्रति उनका एक ऑब्लिगेशन है। गांधी परिवार को लगता है कि जब सोनिया गांधी के विदेशी होने का मामला उठा, उस समय लालू यादव ने उनकी मदद की, उसका वो कर्ज वापस कर रहे हैं, चाहे उसके एवज में बिहार के लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाए तो कोई चिंता की बात।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम।